अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक शॉर्ट नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। वह अपने गिर्द शाल लपेटे हुए सुस्त कदमों से चलती हुई दादी के कमरे की तरफ जा रही थी। फ्लू के बायस तबीयत बहुत बोझल हो रही थी। दादी के कहने पर उसने ऑफिस से कुछ दिन का ऑफ ले लिया था, वरना घर में रहकर कौन सा तबीयत बहाल जाती है। लाउंज में टीवी चल रहा था। कोई पुरानी मूवी लगी हुई थी। पुरानी फिल्में, उदास शायरी, तेज़ रंग की चाय और किताबों से रग़बत इस घर में सिर्फ एक ही शख्स को थी। क्या सिप्तान आए हुए हैं? उसने 15 साला मारूक से पूछा था, जो मैट्रेस पर किताबों का ढेर फैलाए एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रही थी। जी। उसने पेन का सिरा मुंह में दबा रखा था, जब ही सर हाँ में हिला दिया। कब आए? वो अब दीवारगीर खड़ी सी सुइयाँ देख रही थी, जो शाम के 6 बजने की इत्तला दे रही थी। 15-20 मिनट हुए होंगे। उसने पेन मुँह से निकाल ही लिया। चाय बनाने को कहा था, मेरे जहन से निकल गया, आप बना दें? तुम्हारे जहन में रहता क्या है? वो बड़बड़ाते हुए किचन की तरफ बढ़ती। मारूक को उसकी बड़बड़ाहट कुछ समझ नहीं आई। क्या कहा आपने? कुछ नहीं, तुम पढ़ो। आप चाय बना रही हैं? हाँ, मगर तुम्हें पसंद नहीं आएगी स्ट्रॉन्ग चाय। एक तो सिप्तान चाचू पता नहीं इतनी तेज़ पत्ती क्यों पीते हैं। बुरा सा मुंह बनाकर वो दोबारा किताबों पर झुक गई थी। वो कोई जवाब दिए बिना किचन में आकर चाय बनाने लगी। सिप्तान आज कई हफ्तों बाद आए थे। उसने खड़े खड़े हिसाब लगाया। पहले की निस्बत उनकी आमद व रफ्त बहुत कम हो गई थी, और ऐसा क्यों था वो अच्छी तरह जानती थी। पता नहीं दिल एकदम इतना उदास क्यों हो गया था। प्याली और कप में चाय डालते हुए उसकी आंखें झलक सी गई थीं। फिर बेदर्दी से आंखें रगड़ते हुए वो छोटी सी ट्रे में कप और प्याली रखे दादी के कमरे में आई तो सिप्तान जाने के लिए तैयार था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा, बहुत इजलत में कहते हुए सिप्तान शाह ने ब्रीफकेस उठाया। ये चाय? वो इस कदर अजलत पर हैरान हुई। नहीं शुक्रिया, ज़रूरत नहीं महसूस हो रही। वो ज़रा सा मुस्कुराया और अल्लाह हाफ़िज़ कहकर लंबे लंबे डग भरता हुआ बाहर निकल गया था। वो यूं ही खड़ी रह गई थी। उतर गया तुम्हारा बुखार? दादी पूछ रही थी। इस पर फिर से नकाहत तारी होने लगी थी। मेज़ पर चाय रखकर उसने दादी को प्याली थमाई और खुद कुर्सी पर दोनों पाँव चढ़ाकर बैठ गई। कुछ पूछा है मैंने? दादी ने घूर कर देखा था। जी, उतर गया। वो चाय के कप को देख रही थी, जिसका सारा धुआं हवा में अश्लील हो चुका था। चाय जज्बात की तरह सर्द पड़ चुकी थी। 5 दिन की छुट्टी के बाद वो ऑफिस आई तो उसके कुलीग सबाहत हमेशा की तरह बम्बास्टिक न्यूज़ लिए उसके मुंतज़र थी। फारिया की मंगनी हो गई है अलीम साहब के साथ। हैं? वाकई? गुड न्यूज़ यार। ताज्जुब से मुस्कुराई थी। क्या ख़ास गुड न्यूज़ है? फारिया ने तो मूसा साहब को सब्ज़ बाग दिखा रखे थे और मंगनी उस चंगालूस से के साथ कर ली। मुझे उसके लिए हैरत है। तौबा, मुझे तो शुरू से पता था कि वो कुछ गुल खिलाकर ही रहेगी। कैसे कटशट से में आती है। रिजवी साहब भी राल टपकाए फिरते थे। खैर छोड़ो यार, मंगनी हो गई है, अच्छी बात है। हाँ, तुम्हें तो किसी से कोई सरोकार ही नहीं है ना, बस अपनी देर ईट की मस्जिद बनाए बैठी हो। वो बात बात पर बल खा रही थी। ओहो सबाहत, हमें क्या कोई किसी से भी मंगनी करे, किसी को भी सब्ज़ बाग दिखाए? हमें अपने काम से काम रखना चाहिए बस। मैं 2 दिन तुम्हारे बेचैनी से इंतज़ार कर रही हूँ, ये जानने के बावजूद कि तुम्हारी एक्शन ऐसा ही होगा। 2 दिन ऑफिस की फ़िज़ा बहुत गर्म रही खबरों के हवाले से। थैंक गॉड कि मैं नहीं आई। वो हंसी। तुम्हें फ़र्क भी क्या पड़ना था? शादीशुदा ख़वातीन के लिए ऐसी न्यूज़ बहुत स्पाइसी होती हैं। यार तुम भी शादी कर लो अब। ओके, सोचूंगी। फ़िलहाल कोई काम की बात कर ली जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या ख्याल है? उसने आइज़ खोल के उसके सामने रखी थी। नेक ख्याल है, कभी कभी काम भी करना चाहिए। उसने हंसते हुए आमादा जाहिर किया। प्लीज़ दादी, आप क्यों दिल छोटा करती हैं? जब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो भाभी की तो आदत है, आपको भी आदी हो जाना चाहिए अब तो। ये कोई नई बात तो नहीं है। उसके आशिकों को साफ करते हुए खुद भी रोने वाली हो रही थी। फिर भी बिन माँ बाप की बच्ची का कुछ तो एहसान करना चाहिए। पता नहीं बहू को खौफ खुदा क्यों नहीं आता है। खुद भी जवान बच्ची की माँ है। आप अल्लाह पे छोड़ दें सब, वो सबसे बेहतर मुनसिफ है, दिलों के भेद खूब जानता है। वो शिकस्ता लहजे में कह रही थी। आसिफा भाभी का रवैया उससे दिन ब दिन अंदर से तोड़ता जा रहा था। फिर भी वो मजबूती का खोल चढ़ाए रखती थी खुद पे। पहले तो वो फिर भी लिहाज कर लेती थी, मगर जब से मुआज़ भाई कतर गए थे वो खुलकर मैदान में उतर आई थी। वो मुआज़ भाई के 12 साल छोटी थी। 3 बहनों और 4 भाइयों में उसका नंबर आखिरी था। जब वो पैदा हुई थी तो उसकी फुप्पो ने गोद ले लिया था, क्योंकि सरवत बेगम अक्सर बीमार रहती थी। फुप्पो झेलम में रहती थी और वो लोग कराची में।
उनका आना जाना बहुत कम होता था, इसीलिए शुरू से ही वो अपने बहन भाइयों से बहुत फासले पर रही थी। वैसे मिजाजन वो सब अपने हाल में मगन, दूसरों से बेखबर, इसकी कमी कोई महसूस नहीं करता था। लेकिन 18 साल की उम्र में पप्पो की वफ़ात के बाद उसे यहीं आना पड़ा था। अब्बा उसके बचपन में गुजर गए थे और अम्मी की 4 साल पहले कैंसर ने जान ले ली थी। उसके दोनों बड़े भाई और बहनें बैरून मुल्क सेटल थे, एक इस्लामाबाद में होते थे और वो मियाँ बीवी अपने दोनों ही जॉब करते थे। इसीलिए उसे अपने आबाई घर में आना पड़ा, जहाँ मुआज़ भाई ही रह गए थे। वो गुज़श्ता साल बरसों से यहीं रह रही थी। उसकी दादी का बूढ़ा और शफ़क़त भरा वजूद दमे गनीमत था, वरना आसिफ़ा भाभी ने उसकी आमद पर खासी नाक बोझ चढ़ाई थी कि हम ही रह गए थे ये फ़र्ज़ निभाने के लिए। मास भाई वगैरह जानबदारी का मुजाहरा करते, ना उसकी तरफदारी करते, ना अपनी बेगम की। उसने अपना मास्टर यहीं आकर मुकम्मल किया था। अपने अखराजात खुद उठाने के लिए उसने ट्यूशन्स भी पढ़ाए और टीचिंग भी की। तभी आसिफ़ा भाभी के माथे की सिलवटें कुछ कम हुई थी। उनके 3 बच्चों को भी वही पढ़ाती थी। माहरूक तो फिर बात सुन लेती थी, आरिफ और नावेद तो उसे खातिर में ही नहीं लाते थे। दोनों बेटे बहुत अक्खड़ मिजाज और बदतमीज़ थे, बकौल दादी के माँ पर गए हैं। मारूक अलबत्ता अदब लिहाज वाली थी। मुआज़ भाई को तो घरेलू मामलात से कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। वो महज पैसे कमाने की मशीन थे। कई साल की कोशिशों के जद्दोजहद के बाद उनका कतर का वीज़ा लगा था। उन दोनों मियाँ बीवी को ही बाहर सेटल होने का बहुत शौक़ था। 2 साल कबल वो बाहर गए थे। इसका एमए भी हो चुका था। कई जाबिस के बाद उसे मोहल्लेदार सबाहत की करीम नवाजी से एक ढंग की नौकरी मिल गई थी। 7,000 में से 3,000 भाभी को देने लगी थी और बाकी अपना खर्चा निकाल कर बैंक में जमा करवा रही थी। दादी को उसकी शादी की बहुत फिक्र थी। अपने जानने वालियों को तवस्त से वो अच्छे से रिश्ते को ख्वामा थी। उसके अपने बहन भाइयों को तो उससे कोई सरोकार ही नहीं था। महीनों बाद फ़ोन पर सरसरे सी मायत बात हो जाती थी। आसिफ़ा भाभी को कभी भी ये ज़रूरत थी कि उसकी शादी के लिए ख्वार होने की। उन्हें मुफ्त की मुलाजमा भी मिल चुकी थी, बच्चों के ट्यूटर भी, और 3,000 अलग से मिलते थे। लेकिन काबिल अफसोस अमर तो ये था कि वो तब भी नाखुश रहती थी। मरवी साहब रंगत की हामिल एक जाजिब नज़र लड़की थी। पहनने ओढ़ने का सलीका भी था, खासा बारोब सरापा था। उसके मुकाबले में भाभी की छोटी बहन सादिया थी। गोरी रंगत, लेंसी सी आँखें, स्लिम स्मार्ट, फैशन के लदोदा भी आती थी। खुशबू का रेला भी साथ लाती थी। हाई हील की टक-टक बजाती सारे घर में फिरती। उसे अपने आप को मगन गुमसुम मारवा से जाने क्यों बैर था। जब भी उससे बात करती तंजिया लहजे में ही। मरवा ये मुझे समझने से कासिर थी कि वो क्यों उससे चिढ़ती थी। चलो भाभियाँ तो अमूमन ऐसी ही होती हैं, मगर सादिया को उससे क्या दुश्मनी थी। वो भी एक बड़े इदारे से मुंसलिक थी। गटपट अंग्रेजियाँ बोलती थी। सप्तेन शाह से शुरू से ही फ्रैंक थी। उससे हर मौज़ू पर सैर हासिल गुफ्तगू करती थी। वो मरवा के खाला का बेटा था। आसिफ़ा भाभी की भी उससे रिश्तेदारी थी। वो लोग गांव में रहते थे। सप्तेन की 3 बहनें और एक छोटा भाई था। वारिद ज़मींदारी का काम करते थे, इसीलिए अपनी ज़मीनों को गांव में छोड़ने पर आमादा ना थे। वालदा का भी वहीं दिल लगता था। बड़ी 2 बहनों की वहीं गांव में ही शादी कर दी थी। छोटी मरियम और भाई निहाल कभी कभार अगर हफ्ता रह जाते थे। एक भाई सिप्तैन ही था जिस पर वारिस के जाने के लिए आसिफ़ा भाभी हर वक्त तैयार रहती थी। शायद उसे उनकी वजह उनकी बहन सादिया की सिप्तैन शाह में गैर मामूली दिलचस्पी थी। मरवा को तो खैर किसी से ज़ाती चपकलिश ना थी। वो अपनी मुख्तसर से दुनिया में काफ़ी आस्वादा थी। सिप्तैन शाह की वो खासी इज़्ज़त करती थी। एक तो वो उसके खाला का बेटा था, दूसरा दादी की भी बहुत इज़्ज़त करता था। अक्सर उनसे मिलने आता था। कोई तो था जो दादी की खैरगीर के लिए भी आता था। वो सादा से दिल की मालिक बुजुर्ग खातून यही सोचकर बहुत खुश हो जाती थी कि सिप्तैन शाह उनका हाल चाल दरियाफ्त करने के लिए आया है। इन 6 सालों में हर दूसरे इतवार को वो लाजमी आता था। इसीलिए अक्सर सादिया भी वीकेंड पर आ जाती थी। महज 15-20 मिनट ही बैठता था। वो भी सादिया ने तवील बहस शुरू कर दी तो बस 10 मिनट ज़्यादा हो जाते थे। सादिया अलमी मुबाहिसों और अदाओं से मुतासिर करने के साथ कुकिंग के जौहर भी आजमाती थी। ताहम वो खाने पीने का ज़्यादा शौकीन ना था। ज़रा सा कुछ चक्कर छोड़ देता था। इतना कम अकल तो वो भी ना था कि सादिया और आसिफ़ा भाभी का मुतामा नज़र ना जान सके। वो गालिबन खुद भी ऐसी ही ख्वाहिश रखता था, इसीलिए खामोशी का लिबादा ओढ़ कर रखा था। कम अज़ कम मरवा को तो यही लगता था। सप्तेन शाह और सादिया
सलीम, उसे ये जोड़ी कतई बेजोड़ लगती थी। कहाँ समंदर की तरह पुरजोश सादिया और कहाँ सबक रफ्तारी से एक ही समत में बहती खामोश नदी की मान सिप्तान शाह। लेकिन जो होना था वो तो हो ही जाना था। इसकी राय की क्या अहमियत थी इस घर में, जब भी वो हो गया जो उसने गुमान में भी ना किया था। वो ऑफिस से वापस पर गर्मा गर्म समोसे साथ ही ले आई थी। आज भूख भी कुछ ज़्यादा ही महसूस हो रही थी, इसीलिए आते हुए किचन में चाय बनाने घुस गई थी। वरना ये आम रूटीन में वो फ्रेश होने के बाद ही चाय लेती थी। चूँकि इतवार नहीं था, इसीलिए सिप्तान शाह की मौजूदगी का अंदाज़ा भी ना था। उसको मालूम नहीं हो सका कि वो अंदर किसी काम से आया हुआ है। आज तो सादिया भी नहीं आई थी। एक स्ट्रॉन्ग सी चाय मुझे भी मिल सकती है। वो अपनी धुन में गुनगुनाते हुए चाय के जोश में आने का इंतज़ार कर रही थी। अचानक उसकी आवाज़ पर उछल ही पड़ी। जी। वो अच्छा खासा बौखला गई थी। जल्दी से स्लैब से धरा हुआ दुपट्टा उठाया कर सर पर डाला था। उसकी सुर्ख और बोझल सी आंखों से एक बात तो उसे बहुत खौफ आया था, जब ही सराज से सर हिलाकर चाय की तरफ मतवज्जा हो गई थी। जी, बना देती हूँ। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ एक पेन किलर भी दे दे। जी। उसने फिर सर हिला दिया था। ये क्या हो रहा है? आसिफा भाभी किसी थानेदार की तरह छापा मारकर तफ्तीश के मूड में लग रही थी। सर में दर्द हो रहा है भाभी, मरवा से चाय का कहने आया था। मरवा से? भाभी ने उसे तेज़ नज़रों से घूरा तो उसका दिल चाहा कि मैं चाय में ही डुबकी लगा दे। हालांकि कसूर दिखाई नहीं दिया था उसे। तो तुमने मुझसे कहना था ना, आप वॉशरूम में थी, मारूक से कहा था। उसने कहा मरवा फूफो से कह दें। मारूक, तो बस तुम बैठो लाउंज में, मैं बना लाती हूँ। जी बेहतर। वो वापस पलट गया। पहले तो तुम आते ही कपड़े बदलने चली जाती हो, आज किचन में क्यों चली आई? दबे लहजे में भी उनके अंदाज का काट उनने उसे शर्मिंदगी से दो चार कर दिया था। वो भाभी, मुझे भूख लगी थी तो मैं समोसे लाई थी, तो सोचा पहले चाय बना लूँ। बाहर जाकर ऐसी चलत्तर बाजियाँ ही सीख कर आती हैं। भाभी, उसने कमज़ोर आवाज़ में एहतजाज किया था। क्या भाभी? सब समझ रही हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ। दुनिया देख रखी है मैंने इन आँखों से। बिलीव मी, मुझे खबर नहीं थी कि सिप्तान आए हुए हैं। नमकीन पानी से हल्क में घुल रहा था। तुम भाई क्यों नहीं कहती हो उन्हें? एक नई फर्द जुर्म आयद हुई थी। जी, सिप्तान भाई। वो जल्दी से बोली। ये इत्तेफाक ही था कि उसने शुरू से ही उनके नाम के साथ भाई का लहका साबका नहीं लगाया हुआ था और फिर भाई उसे कहता भी कोई ना था। अच्छा जाओ, नहुसत ना फैलाओ। अब दो लफ्ज़ कहने भी गुनाह है नवाबजादी को तो। उनका जलाल अब बर्तनों पर उतरना था। वो ट्रे लाई सरहद से दादी के कमरे में आ गई थी। वो नमाज़ पढ़कर फारिग हुई थी। अस्सलाम वालेकुम दादी। तिपाई पर ट्रे रखकर उसने आंखों की स्पीड आहिस्ता की थी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। तस्बीह के दाने गिराते हुए उन्होंने बगौर उसका चेहरा देखा था। तुम्हें क्या हुआ? चेहरा क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? बहू ने कुछ कहा है क्या? कुछ नहीं दादी। उसे समोसे बहुत बदमज़ा लगे, हालांकि बहुत शौक से लाई थी। फिर भी बताओ तो सही। कह सुन लेने से दिल हल्का हो जाता है मेरी बच्ची। उन्होंने पुचकारा तो वो खुद को कंपोज कर रखते हुए बताने लगी थी। आसिफा से तो अल्लाह बचाए, खुद अपनी बहन हर दूसरे दिन दंदनाती हुई आ जाती है। ना शर्म ना लिहाज, आधे आधे कुर्ते और पजामे पहने सारे घर में मटकती फिरती है। बेहया, कैसे पटर पटर बातें मंडराती है इस बच्ची से, वो उस बच्चे से। वो तो है ही सीधा साधा शरीफ। इस शरीफ बंदे की वजह से भाभी ने बातें सुनाई हैं मुझे। उसने कप लबों से लगाया था। तो दिल छोटा ना कर मेरी बच्ची, ऊपर वाला तो देख रहा है ना, सबके दिल की खबर है उसे। ऐसे बंदों को तो वो ढील देता है, फिर एकदम ही रस्सी खींच भी लेता है। मैं जानती हूँ दादी, इसीलिए अपना हर मामला अपने रब पर छोड़ देती हूँ। मुझे अपनी यतीमी और कम मकाइकी का एहसास है। मेरे सर पर बाप की शफकत का साहिबान और माँ की छाँव भरा वजूद नहीं है, तभी भाभी की कड़वी कसीली बातें और बर्दाश्त कर लेती हूँ। ऐसा ना कह मेरी बच्ची, माशाल्लाह तेरे बहन भाई हैं, अल्लाह उन्हें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तेरे सगे रिश्ते तो हैं तेरे पास, फिर मैं हूँ तेरे लिए कुछ तुम्हें मगर दुआ तो कर सकती हूँ, है ना? तेरे अच्छे नसीब की, बख्तावर होने की, तेरी इज़्ज़त की हिफाजत की। दादी, आपकी दुआएं ही मेरी ज़िंदगी का अजीम तरीन सरमाया है। आपकी दुआएं ही तो चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। उसने अपना सर उनकी गोद में रख कर आँखें मूंद ली थी। दादी दिल गिरफ्ता सी उसे देखती रह गई थी। गुनाहगार तो वो पहले ही थी, फिर तो उसकी ख़ताओं में इजाफा ही होता गया था। भाभी तो एक तरफ रही, सादिया जो पहले ही उससे
खिंचती खिंचती रहती थी। अब तो वो उसे मरवा की शक्ल भी जहर लगने लगी थी। मरवा को इतवार का दिन गुजारना दुश्वार तरीन अमल लगता था, क्योंकि सादिया ये हफ्ते की रात को आ जाती थी, फिर इतवार को जाना जाती थी। उसके मारूक से कम ही बनती थी। आरिफ और नावेद तो घर में टिकते ही कम थे। पहले स्कूल, फिर कारी साहब के पास और शाम को अकेडमी के बाद खेल कूद में वक्त गुजारते थे। उनकी दिलचस्पी घर के बजाय बाहर थी। पुप्पो, इसकी शर्ट देखें, कितना खूबसूरत काम किया हुआ है ना, कलर भी कितना सॉफ्ट है। वो मारूक की ड्राइंग बना रही थी। मारूक के कहने पर वो स्क्रीन पर नज़रें डालते हुए होस्ट के लिबास की तारीफ कर रही थी। अच्छा लग रहा है, मैं भी ऐसी ही ड्रेस बनवाऊंगी। मुझ पर सूट करेगा ना पुप्पो? हाँ, अच्छा लगेगा। उसने मारूक का सोना चेहरा देखा था। उसे अपनी रंगत से अक्सर शिकायत रहती थी। लो, तुम पे कहाँ अच्छा लगेगा, ये कलर बहुत कम लोगों पे सूट करता है। आईना तराशुदा नाखूनों पे नफासत से क्यूटिक्स लगाती सादिया ने नाक चढ़ाकर कहा था। अपनी खुलती हुई सफ़ेद रंगत से उसे बहुत नाज था। मैंने आपसे तो नहीं पूछा। मारूक तो सादिया को कम ही खातिर में लाती थी। लो, जिससे पूछा है वो तो जैसे फैशन डिज़ाइनर है ना। सादिया ने हलक फाड़कर कहका लगाया था। पुप्पो का सेंस बहुत शार्प है, उन्हें पता है कि मुझ पर क्या सूट करेगा क्या नहीं। मारूक का इल्म था कि सादिया मरवा की तारीफ से बहुत चिढ़ती है, इसीलिए जानबूझकर कहा था, वरना वो पुप्पो की इतनी लाडली भी ना थी। जी जी, हम जानते हैं आपके पुप्पो को, हमसे बढ़कर कौन जानेगा, उसने हर्ज उठाकर कहा था। आसिफा भाभी किचन में अपनी लाडली बहन की फरमाइश पर डोनट्स बना रही थी। वैसे सादी खाला, आपको तो सियासत में आना चाहिए। कैसे भिगो भिगो के जूते मारती हैं। कम तो तुम भी नहीं हो। नहीं, आप में ज़्यादा गट्स हैं। जलने वालियों के मुंह काला। सादिया ने कान से मक्खी उड़ाई थी। और आप खुद क्या हैं, जैसे मुंह पर मैदा मलकर आई हो दुनिया में। तुरंत जवाब आया था। आप ही देखें, मारूक बदतमीज़ी कर रही है। मरवा के सामने बेइज्जती पर उसे ताव आ गया था। मारूक, आसिफा भाभी ने दबंग लहजे में कहा था, मगर वो उन्हीं की बेटी थी। मामा, खाला को भी तो संभालें। मुझे कह रही हैं जलने वालों का मुंह काला। मैं अगर खाला की तरह दिन भर अपनी सेवा करूं तो उनसे ज़्यादा खूबसूरत नजर आऊं? मुझे तो फिर जलने की बू आ रही है। आपकी इतनी मेहनत कर रही हैं, आज तो सिप्तान चाचू ने भी नहीं आना है। मारूक पल खाकर उठी थी। जस्ट शट अप, माइंड योर ओन बिजनेस। सादिया का दिल चाहा उसे थप्पड़ रसीद कर दे। मारूक, क्या बदतमीज़ी है ये, तुम दिन ब दिन बदतमीज़ होती जा रही हो। बड़े छोटे से बात करने की तमीज़ नहीं रही है। मैं सब जानती हूँ कि किसकी सोबत का असर है ये। तन बिला आखिर मरवा सुलमान पर ही आकर टूटनी थी। उसने गहरा सांस लेकर जर्नल बंद किया। अरे नहीं मामा, सादिया खाला की कंपनी का असर है। ये उन्होंने अखलाकियात में PhD कर ली है ना, अब मैंने करनी है, कहकर वो तनफन करती अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन सिप्तान शाह वाकई नहीं आया था। दूसरे दिन सादिया अपने घर गई तो मारूक ने उसे हंसते हुए बताया था कि वो 2 हफ्तों के लिए गांव गए हैं। जिस दिन आसिफा भाभी और सादिया अपने मुजले भाई के लिए लड़की देखने गई थी, वो दादी से मिलने आए थे और बताकर गए थे कि मैं गाँव जा रहा हूँ। खाला बेचारी नया सूट पहन कर आई थी। उसे बहुत हंसी आ रही थी। बुरी बात है मारूक, वो तुम्हारी खाला है, तुमसे बड़ी है। मरवा ने मुस्कुराहट दबाकर सर्जिश की थी। मगर पुप्पो, बड़ों को भी छोटों से तमीज़ से बात करनी चाहिए। छोटे बड़ों से ही सीखते हैं। मुझे नहीं अच्छी लगती सादिया खाला, बल्कि कोई खाला और मामू नहीं पसंद है। उन सबको अपने फेयर कॉम्प्लेक्शन पर बहुत फ़ख्र है। बार बार मामा को जताते हैं कि आपकी बेटी का कलर किस पे चला गया है। अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना पुप्पो। हर इंसान अपनी सीरत और किरदार से पहचाना जाता है। माई स्वीट हार्ट, शक्ल सूरत सानवी हैसियत रखते हैं। फिर लोग ज़ाहिरी शक्ल से इंसान की खूबसूरती का अंदाज़ा क्यों लगाते हैं? कम इल्मी की वजह से। जो जानते हैं कि सीरत और किरदार असल हकीकत है हुस्न के, वो ज़ाहिरी शक्ल पर ध्यान नहीं देते हैं। मगर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं ना पुप्पो। लेकिन होते ज़रूर हैं। शऊर की कमी की वजह से वो खूबसूरती का मयार ज़ाहिरी हुस्न को बना लिया गया है, जबकि ये हकीकत है कि हुस्न व शबाब वक्त के साथ ढल जाते हैं। लाजवाल किरदार सीरत से जन्म लेती है। मेरा कलर इतना काला भी नहीं है जितना सादिया खाला समझते हैं। वो अब आईने में खुद को देख रही थी। मारूक मेरी जान, इन बातों के बजाय तुम अपनी स्टडी पर ध्यान दिया करो। बस आईने तो धोखा देते हैं, जैसा मर्जी चेहरा बना लो वैसा ही दिखा देते हैं। तुम्हारी उम्र नहीं है ऐसी बातों के लिए परेशान होने की। तुम सादिया खाला की बातों को दिल से ना लगाया करो। जितना इग्नोर करोगी उतना ही मुतमईन रहोगी। आप ठीक कहती हैं पुप्पो,
आपका दिल बहुत अच्छा है। वो उसके सामने आकर बैठ गई थी। मामा आपके साथ ज्यादती करती है ना पप्पो? छोड़ो यार, कोई और बात करो। उसने बात बदलने की कोशिश की थी। मैं जानती हूँ वो ठीक नहीं करती हैं। मैं उनसे लड़ती भी हूँ कि आप पप्पो के साथ अच्छा नहीं करती हैं, मगर वो बाय नेचर। मारूफ प्लीज़, तुम उनसे ऐसी बात ना किया करो। मुझे किसी की कोई शिकायत नहीं है। उसे हैरत हुई कि खलंडरी सी मारूफ कितनी संजीदा होती जा रही है। आपने खुद ही तो कहा है कि तकलीफदेह बातों को झटक देते हैं, दिल में जगह नहीं देते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा ही करती हूँ। उसने भोजल पलकों को झपक कर मुस्कुराते हुए की कोशिश की थी। प्लीज़ पप्पो, अपने अंदर का गुबार बाहर निकाल दिया करें, कहीं आपके आंसू मेरे लिए सज़ा न बन जाएं। अपनी बात कहकर वो उठकर चली गई, जबकि मरवा हैरत से गुंग रह गई। अपने धुले हुए कपड़े उतारकर फैलाते हुए उसने सिप्तान शाह को सिया गेट में दाखिल होते हुए देखा था। दाएं हाथ में कोट और बाएं हाथ में अपना मखसूस केस था। वो सुस्त रवि से कदम उठा रहा था। संजीदगी से सजा पुरकशिश चेहरा अंदरूनी खलफशार की गमजारी कर रहा था। जाने उन लम्हों में क्या फसू था कि मरवा के सरसरी सी निगाह वहीं ठहर गई थी। उसके हर उठते कदम के साथ उसके दिल की सल्तनत का तराज हो रही थी। उसे होश तब आया जब वो ऐन उसके मुकाबिल पहुंचकर रुक गया। अस्सलाम वालेकुम। संजीदा लहजे में भी थकन नुमाया थी। वालेकुम अस्सलाम। वो बौखलाकर अपना दुपट्टा ठीक करने लगी थी। कैसी हैं आप? इन 5-6 वर्षों में ये जुमला उसके लिए नया नहीं था। कई बार उसने उसका अहवाल पूछा था, मगर आज जाने क्यों उसे कुछ नयापन महसूस हुआ था। नए एहसास दिल के दुनिया में जन्म ले रहे थे। जी ठीक हूँ, ये जुमला भी वो हर बार बोलती थी। बस आज जवाबन आप कैसी हैं? आप कैसे हैं नहीं पूछ सकी। भाभी सो तो नहीं रही हैं? दादी अपने कमरे में ही हैं। नहीं, दादी नहा रही हैं और भाभी मारूफ के सर में तेल डाल रही थीं। लॉन्ज में ही हैं, उसने बताया तो वो अज़बात में सर हिलाकर कॉरिडोर पार कर गया था। वो वहीं पर खड़ी धड़कनों को शुमार करती रही थी। एक कफ और सर्द की कैफियत थी जो कुछ देर पहले भाभी की डांट पर दिल बर्दाश्त हो रही थी, अब दिल का मौसम खुशगवार हो रहा था। उसके गुलाबी लबों पर भी मुस्कान सज गई थी। ये मुझे क्या हुआ है? उसने खुद से सवाल किया और मुस्कान, बादल, हवा, फूल और खुशबू सब उसकी हंसी सुनकर चौंक गए। झरनों सी हंसी आज उसके दिल से निकली थी। क्या मैं पागल हो गई हूँ जो अकेले हंस रही हूँ? उसकी हंसी रुक ही नहीं रही थी, मगर वो अकेली नहीं थी। मुख्तसर से लॉन की हर शय उसके संग खिलखिला रही थी। सब्ज़ घास पे जो आबदीदा सी ओस फूल की पंखड़ियों पे छटकती थी, बादलों के पीछे से भागती थी। सरफिरी हवाएं, नीले आसमान को झांकता हुआ सूरज, किरणों को झुला झुलाए डालियाँ उसकी हमराज बन गई थी। दिल की दुनिया क्या बदली। उसने जैसे खुश रहने का हुनर सीख लिया था। उसने अपने दिल पे तो उसके इख्तियार था, जिसे चाहा मन में बसा लिया था। ख्वाब देखने में आज़ादी थी। उसने कोई पहरा नहीं बिठाया था। वो शब की तन्हाई में चांद से बातें करते हुए अपना हर दुख और अजियत का नश्तर भुलाने लगती थी। अजीब एहसास है ये मोहब्बत की, तन्हाई को भी बांट देता है, अधूरी ज़िंदगी की उदासियाँ भी कम कर देता है। वो जानती थी कि सादिया सिप्तान शाह को पसंद करती है और शायद सिप्तान शाह भी उसे पसंद करता है। और फिर आसिफा भाभी तो कभी ये होने ही नहीं देती कि सिप्तान शाह और उसके बारे में सोचे भी। मरवा का तो खैर ज़िक्र ही क्या, वो तो अक्सर जताती रहती थी कि इंसान को अपनी औकात में ही रहना चाहिए, वही ख्वाब देखने चाहिए जो उसकी दस्तरस में हो। और मरवा सुलेमान की औकात में क्या थी? उसे इस ख्याल पर भी हंसी आ जाती थी। अपने ही बाप के घर में अजनबियों की तरह रहती थी। वो रहने का किराया देती थी। वो अपने बाप के घर में अपने हक जता नहीं सकती थी। किसी की ज़ात पर तो क्या हक जताती? वो सारी हकीकतों से उसके सामने थी। तल्ख सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता था, मगर वो जानबूझकर नारसाई के रास्ते पर कदम रख रही थी। रायगाए मुसाफतों की तरह चलने लगी थी। लेकिन जाने क्या था उसके दिल में। उसे हकीकत के बावजूद गुमान की धुंध में देखने की आदत हो रही थी। वो सूदबाजियों से बेनियाज थी। कहाँ खोई रहती हो? सबाहत को वो अक्सर गुमसुम सी कैफियत में मिलती थी। ये चंद दिनों से तुम्हें क्या हो गया है? हूँ हाँ करती रहती हो मेरी बातों के जवाब में। मुझे खुद नहीं मालूम मुझे क्या हो गया है, वो सर ताप भरती हुई कहती थी। दादी भी कहती हैं कि तुम परेशान रहने लगी हो। क्या मैं परेशान रहने लगी हूँ सबाहत? जबकि मुझे तो लगता है कि मैं खुश रहने लगी हूँ। खुश तो नज़र आती हो, मगर साथ खोई खोई भी राज क्या है?
कुछ नहीं यार, बस भाभी की बातों पर कुड़ना छोड़ दिया है। वो कैसे बता रही थी असीर मोहब्बत हो चुकी, वो कैसे बताती कि असीर मोहब्बत हो चुकी हूँ। उसे शुरू से ही अपने आप से हर दुख सुख को कह लेने की आदत थी। किसी को हमराज बनाना उसकी सरशस्त में था ही नहीं। फिर पुप्पो बहुत सख्त गिर थी, इसी असूलों पर उसकी तरबियत की थी कि जिस पर उनकी हुई थी। वो किसी पर एतबार करने के काबिल ना थी। मरवा को उन्होंने यही सिखाया था कि गमों का इश्तिहार नहीं लगाते, लोग हमदर्दियों के पर्दे में मुज़ायका उड़ाते हैं। अपना पेट नंगा करो तो शर्मिंदगी अपने आप को ही होती है। लोगों के लिए तो ये तमाशा होता है जिस पर वो हंस उठाकर तालियां पीटते हैं। वो उनकी हर बात पर आमना सादिका कहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि पुप्पो कभी भी उसे गलत नहीं सिखा सकती थी। उन दिनों से पुप्पो भी याद आने लगी थी। वो उनसे हर बात शेयर कर लेती थी, क्योंकि उनके ख्याल में माँ से बेहतर सहेलियाँ कोई नहीं हो सकती थी। जो माएँ अपनी बेटियों की सहेलियाँ बन जाती हैं ना, उनका मान कभी नहीं टूटता है। मरवा अपने स्कूल कॉलेज हर छोटी से छोटी बात उन्हें बताती थी और वो तवज्जो से सुनती भी थी। उसने बहुत मोहताज ज़िंदगी गुजारी है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अब ऑफिस में सब मरवा सुलेमान के पुरवकार अंदाज और शफाफ किरदार के मुतारिफ थे। उसके जितने भी रिश्ते आए, भाभी ने उसे शक के निगाहों से ही देखा था। ताहम उसका दामन बेदाग था, इसीलिए वो मुतमईन रहती थी। भाभी अपनी मर्जी से सबको इनकार करती रहती थी और वो पलट कर पूछती भी ना थी कि कहीं भाभी ये ना समझ लें कि उसने अपनी मर्जी भी है। माँ जैसी अजीम हस्ती के बगैर इस दुनिया में गुजारा कितना मुश्किल है, ये कोई मरवा सलमान से पूछता। उससे की बहनें भी सालों बाद आती तो अपने वो खोल में ही सिमटी रहती थी। उनके पास अपने बच्चों की परेशानियाँ और फ़िक्रें बहुत थीं। वो खामोशी से सुनती और पुरखुलूस मशवरे से नवाजती थी। जवाब में किसी सुलह की तमन्ना ना रखने वाली मरवा सुलेमान की ज़ात से दादी के अलावा किसी को उनसियत थी ना सरोकार। फिर भी वो मोहब्बत जैसी हिमाकत कर बैठी थी, मगर ये उसके इख्तियार में कब था। मोहब्बत का जज्बा तो वही की तरह दिल में उतरता है और उसके बाद तो सभी किस्से कहानियाँ और जवाज़ में बेमायने होकर रह जाते हैं। सभी सहफ़े मनसूख हो जाते हैं। मोहब्बत तशरीशुदा हालात कबूल नहीं करती है, क्योंकि ये आसमानी तोहफ़ा है। फुप्पो क्या कर रही हैं? नावेद बैट घुमाता हुआ उसके सर पर आकर पूछ रहा था। हालांकि उसे नज़र आ रहा था कि वो प्याज काट रही है, मगर उसे आदत थी देखते हुए भी हर बेमायने सवाल पूछने की। प्याज काट रही हूँ सब्ज़ी बनाने के लिए। क्या बना रही हैं? प्याज मुंह में डालते हुए वो कुर्सी खींचकर बैठ गया था। वो कॉलेज का स्टूडेंट था अब, मगर हरकतें गोभी गोश्त। वाओ, फिर तो डिनर मज़े का होगा। एक बात तो बताएं पप्पो। हाँ पूछो। वादा करें किसी को नहीं बताएंगी? रुख को भी नहीं? ओके, नहीं बताती। वो मुस्कुराई थी। मेरी एक फ्रेंड है नताशा, 23 को उसकी बर्थडे है, मुझे उसे गिफ्ट देना है। आप बताएं क्या दूं? फ्रेंड? उसे अचंभा हुआ था। गर्लफ्रेंड कह लें पप्पो, वो लापरवाही से कह रहा था और उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। नावेद, तुम्हारी एज कितनी है? वो संजीदगी से पूछने लगी। 17। तुम्हारी एज अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो देने की है, ना कि गर्लफ्रेंड बनाने की। ओह कम ऑन पप्पो, नताशा इज़ क्यूट एंड लवली, जस्ट मुझसे फ्रेंडशिप है उसकी। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है पप्पो। ऐसी वैसी मतलब? वो मज़ीद हैरान हुई थी। ओह नो पप्पो, आप मतलब बहुत पूछती हैं। मैं ऐसी से ही पूछ लूँगा, मैं उसी से पूछ लूँगा कि तुम्हें क्या चाहिए। वो बेजारी से मुंह बनाकर उठा, जैसे वो बच्चे समझकर कहती थी बड़े हो जाओ। आज उसकी बड़ाई ने शिद्दत कर दिया था। उसे ज़हनी तौर पर वो कितना बालिग हो चुका है उसे बखूबी अंदाज़ा हो रहा था। तो मेरी अधूरी प्यास तू आ गई, मन को रास तरंग में गुनगुनाते हुए वो सीढ़ियाँ चढ़ गया था। अपने बच्चों की तरबियत से बेनियाज आसिफा भाभी अपनी बड़ी बहन से भाभीियों की बुराइयां करने में मगन थी। जिन्हें दूसरों की ज़्यादा फिक्र हो, उनके अपने यूं ही रास्तों में भटक जाते हैं। वो बहुत आज़दा हो रही थी। आसिफा भाभी और उनकी बड़ी बहनें तो खैर से एक अदद लड़की पसंद आ गई थी, इसलिए आजकल वो शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। इसके भाई की मेहनत की कमाई को भाभी कितनी बेदर्दी से लुटाती थीं, वो दिल महसूस कर रह जाती थी। उनके अपने बच्चे जवानी के सरहदों पर को छू रहे थे, मगर उनको कोई परवाह नहीं थी। दादी कुछ कहती तो खफा हो जाती कि उनकी मेरे बच्चों का अच्छा खाया पिया पहनना ओढ़ना बर्दाश्त नहीं होता है। दादी पोती से अब तो उन्होंने कुछ कहना ही छोड़ दिया था।
उसी रोज़ भी वो भरपूर शॉपिंग के बाद घर लौटी थी। मरवा कुछ देर कबल ही ऑफिस से आई थी। अब वो टीवी देखते हुए चाय से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी। सादिया भी हस्ब मामूल उनके साथ थी और मारूक उसका झगड़ा भी चल रहा था। मारूक से उसका झगड़ा भी चल रहा था। फ्लैट चप्पल का फ़ैशन ख़त्म हो रहा है। अब आपको क्या पता, मुझे हील पसंद है तो आपको कहा था कि आप भी हील चप्पल ही लें। आपको तो मुझसे इख्तिलाफ़ का मौका चाहिए होता है। तुम्हारी हाइट ठीक है माहरूक, तुम्हें ज़रूरत क्या है हील पहनने की। आसिफ़ा भाभी ने उसे शांत करना चाहा था। बात ज़रूरत की नहीं, शौक़ की है मामा। वो सादिया से सख्त बेजार थी। हर बात में उसकी शराकत लाजमी होती थी। ओके, कल ले आना। आप भी इस बेवकूफ़ी का ही साथ दिया करें। पैजामे के साथ फ्लैट चप्पल सूट करेंगी। सादिया की हाइट उससे कुछ कम थी, इसीलिए वो नहीं चाहती थी कि वो ज़्यादा ही कम लगे। पानी ही पिला दो, एल्फी से जुड़ी बैठी हो। आसिफ़ा भाभी ने कमज़ोर कुन पर गुस्सा उतारा था। जैसे एहसान करके आई हो मुझ पर। मरवा को सख्त ताव आया था, मगर हुक्म अदूली मुमकिन नहीं थी। कर आई बाजार वालों पर एहसान। खैर से दादी लाठी टेकती हुई वहीं चली आई थी। अकेले पड़े पड़े भी इंसान बोर ही हो जाता है। मारूक, झगड़ना बंद करो और चीज़ें समेटो अपनी। आसिफ़ा भाभी ने ऑर्डर दिया था। हाँ समेट लो जल्दी से, कहीं बूढ़ी दादी नज़र न लगा दे। दादी बड़बड़ाते हुए सोफ़े पर बैठ गई थी। अम्मा, आप तो हमेशा ही गलत बात किया करें, मैंने इसलिए नहीं कहा है। दादी ये देखें मेरे कपड़े। मारूक ने उन बहनों को चिढ़ने के लिए अपनी शॉपिंग दादी को दिखाना शुरू कर दी थी। अच्छा है ना सब, वो इश्तियाक से पूछ रही थी। हाँ मेरी बच्ची पर बहुत खिलेगा ये रंग। उन्होंने अपने पिंक कमीज़ गौर से देखते हुए सादिया को हंसी आने लगी थी। मामा, बहुत खुशी होती है ना आपको अपनी बेटी की इंसल्ट करवा कर। मारूक ने चिल्लाकर कहा तो आसिफ़ा भाभी गड़बड़ाकर सादिया को घूरने लगी थी। मैंने क्या कहा है आपी? वो बदस्तूर हंस रही थी। आप प्लीज़ हमारे घर मत आया करें, मारूक बदतमीज़ी से कहकर अंदर चली गई थी। सादिया की हंसी यखलत गायब हो गई थी। अब हंसने की बारी मरवा सलमान की थी, जिसे छिपाने के लिए वो किचन में चली गई थी। वलीमे की तकरीब इतवार को थी। आसिफ़ा भाभी का मरवा को साथ ले जाने का कोई इरादा ना था, क्योंकि वो बारात में भी साथ नहीं गई थी। उसे खुद ही शौक़ नहीं था। माहरूक ने इसरार किया था, जिसे उसने सहूलत से टाल दिया था, लेकिन आज सिप्तैन शाह के आने के चांसेस थे। गो के आसिफ़ा भाभी ने उसे बार बार ताकीद की थी कि वो शादी पर शिरकत ज़रूर करे, ताहम उसने भी मसरूफ़ियत का बहाना कर दिया था। सिप्तैन को इल्म था कि वो लोग आज वलीमे की तकरीब में मसरूफ़ होंगे, इसीलिए उसने आने का इरादा कैंसिल कर दिया था। मगर ये आसिफ़ा भाभी के ख़दशात थे कि कहीं वो पीछे से ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने उसे भी तैयार होने का ऑर्डर दे दिए थे। भाभी, मैं वहाँ क्या करूँगी जाकर? उसका बिल्कुल मूड नहीं था। वहाँ कोई सर्कस नहीं लगा हुआ है जहाँ जाकर अपने करतब दिखाने हैं। दूसरों की खुशियों में भी शरीक होना चाहिए। बस ये जताने को रहती हो कि भाभी बहुत जालिम है, खींच के रखती हैं। परसों भी सब ने पूछा कि अपनी नंद को क्यों नहीं लेकर आई। उन्होंने पता नहीं नंद साहिबा से ही कि जो कोई रोग लगा के बैठी हुई हैं, दुनियादारी को कोई ख़बर ही नहीं है। वो तो भरे हुए गिलास में मान फ़ौरन ही छलक गई थी। प्लीज़ भाभी, बात को गलत रुख मत दें, दादी घर में अकेली हो जाएंगी। वो जज्बज़ हो गई थी। तो अम्मा को भी साथ ले चलो, अच्छी बात है, दोनों दादी पोती एक दूसरे को कंपनी देंगी। और तो और किसी से बात नहीं करनी तुमने, ख्वामख्वाह मैं मज़लूम बनी रहती हूँ। भाभी की ज़ुबान के आगे तो गोया खंदक थी। अपनी बेइज्जती करवाना मरवा को बेहतर नहीं लगा था, तो वो उठकर तैयार होने चली गई। आसिफ़ा के मुकाबले में उसके कपड़े बहुत सादे से थे, इसीलिए मारूख ने अपना सफ़ेद कॉटन का एम्ब्रॉयडर्ड सूट उसको दे दिया था। भाभी को भी नाक कटने की फ़िक्र थी, इसीलिए खामोश रही थी। ज़रा तैयारी के बाद ही वो बहुत अच्छी लगने लगी थी। भाभी उसे देखकर दम बहुत रह गई थी। वाह पुप्पो, वाइट कलर आप पे कितना सूट कर रहा है। मारूख ने खुले दिल से तारीफ़ की थी। थैंक यू। वो मुस्कुराकर दादी के कमरे में चली आई ताकि उन्हें तैयार कर सके। तुम्हारे पास कोई और सूट नहीं था देने के लिए? बेवाओं वाला रंग उठाकर दे दिया। भाभी मारूख की क्लास लेने लगी। कोई नहीं मामा, पुप्पो पे सूट कर रहा है। आई बड़ी पुप्पो की लाडली। उन दोनों की तकरार शुरू हो गई थी। मरवा को अजीब सी खुशी हुई। वो आईना देखने लगी। वाकई वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। काश के सिप्तैन वहाँ आ जाए। बेसाख्ता दिल ने दुआ की और फिर वो खुद ही बौखलाकर आईने के सामने से हट गई थी। दादी को भी खुशी थी कि तकरीब में कुछ कहने और कुछ दूसरों के सुनने का मौका मिल जाएगा। उन्होंने भी दम पड़कर उस पर फूंक मारी थी। खुदा मेरी बच्ची को नज़र बद से बचाए। बहुत प्यारी लग रही हो। मारूख और मेरी एक जैसी फिटिंग है। वो मेरे बराबर की हो गई है। हाँ, लड़कियां तो अंगूर की बेल की तरह होती हैं।
उन्हें बढ़ते क्या देर लगती है। देखते ही देखते माँ जितना कद निकाल लिया है मारूफ ने। शुक्र है मारूफ की नेचर भाभी से थोड़ी मुख्तलिफ है। वो उनके बालों की चोटी बनाने लगी थी। हाँ हाँ, इस बच्ची में फिर भी खौफ खुदा बाकी है। तुम्हारी हमदर्दी भी कर लेती है। पहले तो बच्ची थी, अब तो समझदार हो गई है। सादिया से भी नहीं बनती है उसकी। वो हंसने लगी थी। अब भाभी रूप को डांट रही हैं कि अपना इतना अच्छा सूट निकालकर मुझे दे दिया पहनने के लिए। वो मुस्कुरा रही थी। हाय, बड़ी ही हल्के दिल की है बहू। खुदा ने इतना कुछ दे रखा है पर नियत फिर भी नहीं भरती। 1 रुपये किसी को देने की रिवादार नहीं है। जाने क्या देखा था मुआज ने उसे पैछल पैरी में। अच्छी भली आरिफा की बेटी से बात तय हो रही थी मगर उसने एक नहीं सुनी। छोड़े दादी, नसीब तो ऊपर वाला जोड़ता है। दादी ये बात इतनी बार दोहरा चुकी थी कि अब तो वो बेजार होने लगी थी। हाँ ये तो है, पर खैर जो वो करता है बेहतर करता है। कब तक आने का कहा है मुआज ने? कुछ बताया है बहुरानी ने? साल के आखिर तक आएंगे। तेल का ढक्कन बंद करके उसने उनके क्रीम कलर के चिकन के चादर उनकी तरफ बढ़ाई थी। ओए होए, दादी अम्मा तो मॉडल गर्ल लग रही हैं। आरिफ ने दरवाजे से झांक कर देखा और फिर शरारत से दादी को छेड़ने लगा था। ए हट बदतमीज़, वो झेप गई। सच कह रहा हूँ दादी अम्मा, बेशक मरो पप्पो से पूछ लें। फिर उसे देखकर बोला था, रुख आपी बुला रही हैं। सादिया खाला का बार बार फ़ोन आ रहा है, आ जाएं आप लोग बाहर। आ रहे हैं। दादी उठी, ये चप्पल निकाल दी है आपकी। वो अपने हैंडबैग में दुपट्टा रखने लगी थी। जिस वक्त वो वहाँ पहुँची आधे से ज़्यादा मेहमान आ चुके थे। आप ही इतनी देर कब से रिंग कर रही हूँ? सादिया सबसे पहले उनकी तरफ लपकी, फिर मरवा को देखकर ठिठक गई। और मरवा साहिबा भी तशरीफ़ लाई हैं। हालांकि वो पार्लर से तैयार होकर आई थी मगर मरवा के सामने उसे अपने आप ओवर लगने लगा था। वो सादगी और ख़ूबसूरती का शाहकार लग रही थी। ये सूट तुमने कब लिया था? उसने चुपती निगाहों से उसका ज़रापे पे डाली थी। रूह का है, उसने अपने कपड़ों तुम्हें पता ही है। आसिफा को गलती का एहसास हुआ था। तो क्या था, अपने ही आप पहन आती। मांग के पहनने से तो बेहतर था। रूह और नावेद आगे बढ़ गए थे। वो दादी को अपने साथ ला रही थी। उसे महसूस हुआ सबकी नज़रें उसी पर हैं। वो एकदम से बहुत पजल हो गई थी। दादी चलती भी तो इतना आहिस्ता थी। दोनों बहनें आपस में बातें करते हुए स्टेज की तरफ चली गईं। वो करीबी मेज़ पर बैठ गई थी। अरेंजमेंट बहुत खूबसूरती से की गई थी। वो सराहे बगैर ना रह सकी। भाभी अब किसी का कॉल कर रही थी। वो इतनी दूर से भी महसूस कर गई कि किसे कॉल की जा रही है। जाहिर है सादिया ने इसरार किया होगा। उसकी इतनी तैयारियां तो फिजूल थी। फिर अगर सिप्तान शाह इस महफिल में ना आता, उसके दिल में फिर से चाहत जाग गई कि वो आ जाए। बहुत से लोगों ने उसे तारीफ हासिल की थी। वो मुस्कुरा कर सबको जवाब देती रही कि वो एक आंटी को ये बताने की कोशिश कर रही थी कि उसकी भाभी कितनी अच्छी हैं, बहुत प्यार से उसे रखती हैं। जब सिप्तान शाह ने की चैन से उसकी टेबल बजाई थी, वो दादी को देखकर हैरान सा होता हुआ उनकी तरफ आया था। ब्लैक टू पीस में वो बहुत अच्छा लग रहा था। मरवा के दिल में हज़ारों गुलाब खिल उठे। आप मरवा? उसे पहचानने में दिक्कत हरगिज़ ना हुई। हाँ हाँ बच्चे, मरवा ही है। दादी को हंसी आ गई थी, जबकि सिप्तान शाह की निगाहों में इस वक्त क्या था वो जान न सकी थी कि उसकी चमकती हुई गहरी ब्राउन आंखों में देखना बेहद दुश्वार अमर था इसके लिए। जब भी वो सर झुकाकर बैग की जिप से खेलने लगी थी। आई कांट बिलीव दिस, आप तो पहचान ही नहीं जा रही हैं, कमाल है। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला था। वो सादिया और भाभी आपका वेट कर रही थीं। वो कन्फ्यूज़न होने लगी। हाँ, उसने चौंक कर सर हिलाया था, फिर खुद ख़वातीन की मौजूदगी महसूस करके आगे बढ़ गया। कौन था ये? एक खातून दादी से पूछ रही थी। ये मेरे कज़िन हैं, खाला के बेटे। मरवा ने दादी को मुश्किलों में डालना मुनासिब न समझा था कि वो क्या कहकर मुतारफ़ करवाएं। आपकी बच्ची की बात तय हो चुकी है या नहीं? इसी लड़के से हुई होगी। देखा नहीं कैसे देख रहा था? दूसरी खातून ने ठहुका दिया था और मरवा को वहाँ से उठना पड़ा था। पुप्पो, मैं आप ही को लेने आ रही थी। वहाँ स्टेज पर आए, इतना मज़ा आ रहा है। मारूफ बिल्कुल ठीक वक्त पर आई थी। हाँ हाँ जाओ, थोड़ा दिल बहल जाएगा। यहाँ तुम एक ही जगह चिपक कर बैठने तो नहीं आई हो ना? दादी ने इजाज़त दी तो वो यूं ही मारूफ के साथ चलने लगी थी। मुझे पुप्पो के साथ तस्वीरें बनवानी है। मारूफ उसका हाथ थाम कर स्टेज पर चढ़ गई थी, जहाँ सिप्तान शाह और सादिया आपस में बात कर रहे थे। सिप्तान की नज़र एक बार फिर भटकी थी। सादिया का हलक तक कड़वा हो गया था उन्हें यहाँ देखकर, क्योंकि स्टेज की लाइटिंग में मरवा और भी नुमायाँ हो रही थी। जल्दी तस्वीरें बनाकर स्टेज फारिग करो, फिर हमें ग्रुप्स फ़ोटोज़ बनवानी है। सादिया ने मारूफ से कहा था। प्लीज़, मैं आज आपसे झगड़ना नहीं चाहती हूँ। पुप्पो बैठे यहाँ।
उसने मरवा को दुल्हन के साथ बिठाया। दूसरी तरफ आसिफा भाभी के भाई थे। सिप्तैन चाचू, आप यहाँ बैठे। मामू के पास वो उसका हाथ थामकर बैठाने लगी थी। तुमने तस्वीरें बनवानी है तो बनवाओ। सादिया सुलग गई थी। आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा प्लीज़। वो उसे मज़ीद सुलगा रही थी। फोटोग्राफर खटाखट तस्वीरें बना रहा था। एक तो आप ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। सादिया तनफन करती अपने भारी भरकम कपड़ों को संभालती हुई नीचे उतर गई थी। मरवा तस्वीरें बनवाकर उठ गई। उससे घर भी जाना था। मारूक तो ज़िद में कुछ भी कर सकती थी। अभी तो मूवी बन रही है पप्पो। उसका अपना इरादा ना था उठने का। मुझे नहीं बनवानी। वो घबराहट का शिकार हो रही थी। स्टेज पर और भी बहुत से लोग चढ़ आए थे। वो रास्ता बनाकर गुजरने लगी। सिप्तैन शाह भी उसके साथ ही उठ गया था। एक्सक्यूज़ मी। इससे कबल वो भीड़ में गुम होती सिप्तैन ने उसे पुकार लिया। जी। वो रुकी थी, पलटकर नहीं देखा था। कुछ नहीं। उसे रोक कर बगैर कुछ कहे वो खुद भीड़ में गुम हो गया था। वो उलझी सी वहीं खड़ी रह गई। जाने सादिया ने क्या कहा था आसिफा भाभी से। उनका मूड अगले 2 दिन तक ख़राब रहा। मारूफ को भी दक्तन फवक्तन डांट पड़ती रही थी। वो तो डांट प्रूफ थी। उसका कहना था कि डांट हमेशा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। सादिया मारूफ से सख्त नाराज़ थी, इसीलिए 2 हफ्ते बाद भी उनके घर नहीं आई। आसिफा भाभी बात जिद थी कि मारूफ उससे एक्सक्यूज़ करे, जबकि मारूफ को अपना कसूर नज़र ही नहीं आ रहा था। आपको सादिया खाला का ज़्यादा ख्याल है या आपकी बेटी का नहीं? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ क्या? मेरी इज़्ज़त नफ्स भी तो है। वो उनको ज़रा खातिर में ना लाती थी। तो मुझसे ज़िद क्यों बांध लेती हो? कितनी बड़ी है वो तुमसे? 8 साल बड़ी है, मालूम है मुझे। मगर मामा, सादिया खाला भी मुझसे ज़िद करती है ना। मैं उनसे नहीं, वो मुझसे जानबूझकर चिढ़ती हैं। वो इसीलिए कि तुम उससे मुकाबले पर अपनी फुप्पो की साइड लेती हो। तो मैं इसमें हर्ज ही क्या है? वो मेरी सगी फुप्पो हैं और फिर मैं दोनों को इतनी ही इम्पोर्टेंस देती हूँ। बट सादिया खाला फुप्पो से जेलस ही हैं, इसीलिए। फिजूल मत बोलो। वो क्यों जेलस होगी? वो किसी से कम है क्या? यही तो मेरे समझ में नहीं आता। सादिया खाला को कॉम्प्लेक्स किस चीज़ का है? वो क्यों खुद को फुप्पो से कंपेयर करती रहती हैं? अच्छा छोड़ो, तुम सॉरी कर लेना उससे, तुम्हारी शान में फ़र्क नहीं आ जाएगा। सॉरी तो मैं नहीं करूँगी। उसने साफ इनकार किया। मारूफ, तुम्हें होता क्या जा रहा है? तुम कितनी बदतमीज़ और नाफरमान होती जा रही हो। आप जो भी कहें, मैं सॉरी नहीं करूँगी। और मामा, आप भी सादिया खाला को इतना हावी मत करें खुद पर। अपने घर पर भी तवज्जो दे लें। नावेद की शक्ल देखी है आपने? उससे पूछ के तो देखें कि उसे क्या होता जा रहा है। प्लीज़ सादिया खाला का टॉपिक क्लोज़ कर दें। अब उनका अपना घर है, वो वहाँ रहें। हमारी लाइफ में क्यों इंटरफेयर करती हैं? आप उनसे हट कर भी हमारे लिए भी सोच लिया करें। हमारे पापा यहाँ नहीं हैं, आप तो हैं। आप तो ये एहसास मत छीने हमसे। मारूफ की आवाज़ भर्रा गई थी। आसिफा भाभी दम बखुद से उसे देखती रह गई थी। ये तुम क्या उल्टा सीधा सोचती रहती हो रुख? मैं सादिया को तुम लोगों पर फोकियत क्यों देने लगूंगी भला? तुम मेरे बच्चे हो, मेरे वजूद का हिस्सा हो। आसिफा भाभी भी जज्बाती हो गई थी। रात को नवेद काफ़ी देर से घर आया था। वो कितना सुस्त हो रहा था, आंखों से गिर्द हल्के भी पड़ गए थे। इसके एज सिर्फ 17 साल है मामा, और वो अपनी उम्र से बड़ा लगने लगा है। मैंने उससे पूछा तो वो बदतमीज़ी करने लगा कि तुम कौन होती हो मुझसे सवाल जवाब करने वाली? जो बात हम फेल कर रहे हैं वो आप क्यों नहीं करती? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये आपकी जिम्मेदारी है मामा, मेरी नहीं। मुझे नवेद बहुत बदला बदला लग रहा है। ये सब ठीक नहीं है मामा। पापा आपकी जिम्मेदारी पर छोड़कर गए हैं हमें। सादिया खाला और मामू लोग आपको कुछ नहीं सोचने देते, अपने ही उलझाए रखते हैं। आप अपनी औलाद पर तवज्जो दें। नानू जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो अपनी औलाद का बुरा भला सोच सकते हैं। मारूफ कब इतनी बड़ी हो गई थी कि उन्हें सिखाने लगी थी। वो हकदक थी, उसकी बातें दुरुस्त मालूम हो रही थी, इसीलिए तो उनके पास कुछ जवाब नहीं था। वो बेतिहानी में किचन में काम करती हुई मरवा को देखने लगी। वो एक बेज़रर और यतीम लड़की जो उनसे कुछ नहीं कहती थी, ना कुछ मांगती थी, खामोशी से अपने कामों में मगन रहती थी, अपना बोझ खुद उठाने के लिए जॉब करने लगी थी। वो महज सादिया की वजह से उससे पैर बांधी बैठी थी और वजह कुछ भी नहीं थी। वाकई सादिया उनसे 18 साल छोटी होकर भी उन पर हुक्म चलाती थी और घर में सबसे छोटी थी। सब ने खूब नाज उठाए हुए थे, उसके हथेली का छाला बनाकर रखा हुआ था, इसीलिए वो बेहद खुदगर्ज और मफाद परस्त और ख़ुद पसंद हो गई थी। उसे सिर्फ अपनी ज़ात से सरोकार था। आसिफा ने उसे गोद में खिलाया था, उससे माँ की तरह पाला था। वो उनके लिए मारूफ की तरह ही थी, मगर उसका मतलब ये नहीं था कि उसकी खुशी के लिए वो अपने बच्चों को फरामोश कर दें। मरवा से उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, फिर भी वो उसकी
खार खाती थीं, उसे सख्त नापसंद करती थीं क्योंकि सादिया को मरवा जहर लगा करती थी। उनको खुद पसंद बहन अपने आगे किसी को कुछ जानती ही नहीं थी, किसी को अहमियत ही नहीं देती थी। सादिया कम उम्र, जज्बाती और कम अकल की थी, लेकिन वो तो 3 जवान होते बच्चों की माँ थी। क्या उनमें इतनी सी अकल भी नहीं थी कि सही गलत का अंदाज़ा कर सकती? मारूक उन्हें खुद एहतियाती से के कटहरे में खड़ा करके खुद टीवी देखने लगी थी। वो सूद और ज़ाया का हिसाब लगाने लग गई थी। सुबह के लिए कपड़े प्रेस करके कुछ देर वॉक की गरज से लॉन में आई तो नावेद संगी बेंच पर सर झुकाए मोबाइल की तारीख स्क्रीन को घूर रहा था। नावेद, उसने उसके शाने पर हाथ रखकर मुतवज्जो करना चाहा था। जी पप्पो। वो बेइख्तियार उठकर खड़ा हो गया था। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो? पूल की रोशनी में उसके चेहरे की जर्दी बेहद मज़ीद नुमायाँ हो रही थी। बस ऐसे ही, कुछ नहीं हुआ। सेलफोन जेब में डालते हुए उसके चेहरे पर हाथ फेरा था। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कुछ दिनों से उलझे। क्या कोई प्रॉब्लम है? कुछ नहीं पप्पो, आपको ऐसे ही लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए कोशिश की थी। आर यू श्योर? उसे यकीन नहीं आया था। आप खुद सोचिए, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? उसी नताशा की प्रॉब्लम तो नहीं है? मरवा शरारत से मुस्कुराती थी। वो ठिठका और फिर कदरे हैरान होकर पूछने लगा, आपको कैसे पता है? बस पता है मुझे, तुम असल बात बताओ। पप्पो, एक्चुअली वो कुछ कहते कहते रुक गया था। हाँ कहो, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि किसी को नहीं बताऊँगी। उसका हाथ थाम कर वो उसके साथ टहलने लगी थी। पप्पो, ये लड़कियाँ इतनी फ्लर्टी क्यों होती हैं? उसके सवाल पर मरवा बेसाख्ता हंसी थी। ये ख्याल तो तुम लड़कों के बारे में हम लड़कियों का भी है कि लड़के इतने फ्लर्टी क्यों होते हैं। पप्पो, सीरियसली बताए ना, क्या नताशा फ्लर्टी है? हालांकि वो मुझे बहुत लाइक करती थी, वो बहुत सिंसियर थी मेरे साथ, लेकिन जब से ये इबाद काशिफ आया है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी है। वो चाहती है कि हम दोनों उसके दोस्त बनें। मगर पप्पो, मैं कितना पॉजेसिव हूँ आप जानती हैं। मैं शेयरिंग पसंद नहीं करना चाहता, चीज़ों में हो या इंसानों में। तो अब मसला क्या है? मैं नताशा से फ्रेंडशिप भी ख़त्म नहीं कर सकता और इबाद काशिफ से दोस्ती भी नहीं कर सकता। वो मिजाजन बहुत डिफरेंट है मुझसे, मगर नताशा ने कहा है कि वो इबाद काशिफ को नहीं छोड़ सकती है। यही बात 2 हफ्तों पहले तक मुझसे कहती थी कि कुछ भी हो जाए मैं तुमसे दोस्ती ख़त्म नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। लेकिन अब नावेद, माय स्वीट हार्ट, तो तुम्हें इस बात को इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत ही क्या है? बल्कि तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं करनी चाहिए। नताशा को अपनी गलती का एहसास हो, फिर इस तरह तो मुझसे फ्रेंडशिप ही ख़त्म कर लेगी। सो व्हाट? दोस्ती में खुलूस ना हो तो उसको निभाने का क्या फ़ायदा? वो जब तुम्हारे लिए सिंसियर ही नहीं है तो लीव इट। मरवा ने रुक कर कहा तो वो कुछ सोचने लगा था। तुम एक ऐसी लड़की के लिए परेशान हो रहे हो जिसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। कल को इबाद काशिफ से बढ़कर कोई मिल गया तो वो उसे भी छोड़ देगी। तो क्या मैं उससे बातचीत ख़त्म कर दूं? हाँ, ये तुम्हारा हक है। तुम्हें उसे बताना चाहिए कि तुम किस वजह से ऐसा कर रहे हो। अगर उसे तुम्हारा ख्याल आया तो वो इबाद को गुड बाय कह देगी, अगर नहीं तो तुम उसे गुड बाय कह दो। शायद आप ठीक कह रही हैं। वो मुतफ़िक हुआ। मैं यकीनन ठीक कह रही हूँ। जो लोग हमारी परवाह ना करें, हमें उनकी परवाह भी छोड़ देनी चाहिए। वो फिर से टहलने लगे थे। अपनी शक्ल देखो गौर से आईने में। क्या होते जा रहे हो? आंखों के गिर्द कितने हल्के पड़ चुके हैं। तुम्हारी उम्र नहीं है नवेद अभी इन खुराफातों में पड़ने की। इन उम्र में बच्चे वो चेहरे और लोगों से जज्बाती वाबस्तगी हो जाती है, उन्हें जहनों पर सवार नहीं कर लेना चाहिए। पप्पो, आपसे बात करके मेरा दिल हल्का हो गया है, वरना मैं बहुत परेशान था। क्या नताशा के अलावा तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है? फ्रेंड्स बहुत हैं, बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है। ओके, तो फिर आज से मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मंजूर है? उसने गुलाबी हथेली उसके सामने फैलाई थी। मंजूर है डियर पप्पो, वो खुश दिली से मुस्कुराकर बोला था। खिड़की के चौखट पर सर टिकाए मारूख के भी ये मंजर मुस्कुराए आते हुए देखा था। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी। मुंजा चच्ची के जानने वालों को तो सच से मरवा का रिश्ता आया था। देखे भाले लोग थे। लड़का एमए इकोनॉमिक्स था और एक मल्टीनेशनल फर्म में अच्छी पोस्ट पर था। खाती पीती फैमिली थी। रिश्ता भी चाहत से मांग रहे थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि मरवा के लिए उसकी भाभी संजीदगी से सोच रही हूँ। उन्होंने चच्ची से छानबीन का कहा और ख़ुद मौत से कहा कि अपनी बहन भाइयों से पूछ लें। शुक्र है तुम्हारी भाभी को भी ख्याल आया, वरना मैं तो हौलती रहती थी कि बिन माँ बाप की बच्ची के लिए लावारिसों की तरह पड़ी है। भाई के दर पर किसी को ख्याल ही ना फिक्र। दादी खासी खुश और मुतमईन रहने लगी थी और मरवा उसके मन में कैसा हौलनाक सा
जामिन सन्नाटा सरसरा रहा था। वो अंदर तक पत्थर हो चुकी थी। मोहब्बत उसके जैसे नसीब वालों के बस का रोक नहीं था। फिर भी उसका दिल उसे खेलने को चंद मांग लिया था। पप्पो, आपको मामू की शादी में पसंद किया है इन लोगों ने। आप लग भी इतनी प्यारी रही थी। मारूक उसके सपाट चेहरे पर शर्मीली मुस्कान देखने के लिए बेचैन थी। सऊद भाई ने भी आपको देखा था। हम तो किरण आंटी के घर कई बार जा चुके हैं। हमाद भाई पापा के दोस्त हैं, ना बावजूद सईद भाई से बड़े हैं। कितना मज़ा आएगा आपकी शादी में। मैं लहंगा सिलवाऊंगी। पापा भी दिसंबर तक आएंगे। उन्होंने कहा है जब तक दिन रख लें। क्या है पप्पो, आप तो कुछ कहते ही नहीं हैं कि आपको ये रिश्ता पसंद नहीं है। वो उसके चेहरे को बगैर देखने लगी थी तो वो नज़र चुरा लेती। उस दिन इतवार नहीं था मगर सिप्तान शाह आ गया। खाला ने काफ़ी सौगातें भेजी थी इनके लिए, वो वही देने आया था। चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। माहरूक टेबल बजाते हुए उसे तंग कर रही थी। तंग मत करो माहरूक, मेरे सर में पहले ही दर्द है। वो बेजारी से गोया हुई थी। ले जी, सिप्तान चाचू भी आ गए आपकी खुशियों में शरीक होने के लिए। वो आसिफा भाभी को आवाज़ देने लगी ताकि सामान समेट लें। अस्सलाम वालेकुम, अपने मखसूस अंदाज में कहते हुए वो सोफे पर बैठ गया था। मरवा नीचे कारपेट पर कपड़े फैलाए अपनी शलवार काट रही थी। चाचू, आपको पता है मरवा पप्पो की शादी हो रही है। शॉपर्स में मौजूद अशिया को जायज़ा लेते हुए उसने इत्तला दी। शादी? मरवा के ख्याल में उसी खबर सुनकर हरगिज़ चौंकना नहीं चाहिए था, मगर वो चौंका था और अब इस्तिजाइया नज़रों से मरवा को झुके हुए सर को देख रहा था। जी शादी? आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे कोई बहुत अनहोनी खबर सुन ली हो। ज़ियाद मामू की शादी पर गए थे ना हम लोग। पप्पो ने वाइट सूट पहना हुआ था। कितने क्यूट लग रही थी ना पप्पो। तस्वीरें और मूवी में तो गज़ब ढा रही हैं। बस मसूद अंकल के साहबजादे हैं। माहरूक उनकी नॉन स्टॉप कमेंट्रीज के सामने उसे डांट कर बांधना। क्या है पप्पो, बताने देना। आपने तो इतनी रोनी शक्ल बना रखी है उस दिन से। वो धप से आकर सोफे पर बैठ गई थी। आपने बताया नहीं। सिप्तान शाह के लहजे पर शिकवा हो गया था। वो हैरत से उसे देखने लगी। भला उनकी इतनी फ्रैंक्स कब थी कि वो उसे बताती। शायद वो उसे खाला के हवाले से कह लिया था। पप्पो, खुद से क्यों बताएंगी, ये तो मशरक़ी दोशीज़ा है। मारूक खिलखिलाई थी। जब लास्ट टाइम आप आए थे तो मामा ने मुझे बताने से मना किया था क्योंकि अभी सिर्फ प्रपोज़ल ही बात हुई थी, बट अब सब लोगों की राय शामिल हो गई है। ओके, मैं चलता हूँ। फिर एकदम ही वो जाने के लिए उठ गया था। मरवा के साथ मारूक भी हैरान हुई। ओ चाचू, अभी तो आए हैं आप। अभी तो आपने गांव वालों का अहवाल भी नहीं सुनाया है। कैसे हैं सब लोग? आपकी मदर ने रिकवर कर लिया? मरवा के खाला यानी सिप्तान शाह की वालिदा रीढ़ की हड्डी में इन्फेक्शन की वजह से कई सालों से ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। ठीक है सब। लम्हे में ही उसका वजीहा चेहरा उतर कर रह गया था। एक तो ये मामा भी पता नहीं कहाँ रह गई है। मारूक उसे उठते देखकर आसिफा भाभी को बुलाने चली गई थी। मरवा जो बेख्याली में उसे देख रही थी, उसकी नज़रों की तपिश से घबरा कर इंची टेप को हाथ पर लपेटने लगी थी। मरवा, आप खुश हैं इस रिश्ते से? बहुत आहिस्ते से उसने सवाल किया था। इसमें मेरी खुशी का क्या अमल दखल है? ये तो एक फ़र्ज़ है जिसे मेरे अपने निभाना चाहते हैं। उसका लहजा खुद ब खुद तल्ख हो गया था। ये 2-4 दिनों की नहीं, पूरी ज़िंदगी की बात है। आप इसे इतना आम ले रही हैं। मैं जानती हूँ, मगर मैं क्या कर सकती हूँ। उससे अपनी बेबसी पर रोना आया था। क्या आप मुझसे शादी कर सकती हैं? जी। उसने आंखें फाड़कर उसे देखा था। मैं शावर ले रही थी। मारूक, तुम भी ना। भाभी बोलती हुई आ रही थी। मरवा बेसख्त खड़ी हो गई और सरहद से दादी के कमरे की तरफ बढ़ गई। मुझे जवाब का इंतज़ार रहेगा। एक उड़ती फिरती सरगोशी उसके सामान से टकराई थी। जो जुमला मैं तुम्हारे लबों से सुनने की मुमकिन थी वो तुमने कह तो दिया, मगर कब? सिप्तान शाह खिड़की की चौखट पर पूरा चांद खामोश नज़र से उसे देख रहा था और वो भीगी हुई चांदनी में बिस्तर की सिलवटें दुरुस्त करते हुए खुद से गोया हुई थी। मेरे जज्बों की खामोशी अकीदत ने तुम्हारे दिल पे भी दस्तक दे दी, मगर कभी लम्हों की ताख़ीर भी बिसात उलट देती है। वो तकिए पर चेहरा टिका कर नीम दराज हो गई थी। तुम सादिया मैं भी इंटरेस्टेड नहीं थे, ये मैं जान गई हूँ। सादिया को भी तुमसे कोई मोहब्बत नहीं थी। वो तो बस सताइश की तलब है। उसलिए ऊपर निगाह में सताइश और पसंदीदगी हो, यही उसकी ख्वाहिश है। कहीं उसे नज़रअंदाज करके तुम मेरी तरफ मुतलफ ना हो जाओ, इसी खदशे से उसने मेरा रकीब बना दिया था। हालांकि हम दोनों में कुछ भी मुश्तरका नहीं था। पता नहीं जिन लोगों के पास सब कुछ होता है वो दूसरों के पास थोड़ा सा भी क्यों बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
उसने हाथ बढ़ाकर टेबल पर औंधी रखी सऊद अहमद की तस्वीर उठाकर देखी। मुझे इस शख्स से ना कोई लगाव है ना उनसियत, फिर भी ये मुझे बिन मांगे अता किया जा रहा है। जो हम तलब करते हैं वो हमारा नसीब क्यों नहीं होता? अल्लाह ताला की क्या मसलहत है इसमें, मुझे इल्म है। भाभी ये कभी नहीं चाहेंगी कि मेरी बात सिप्तान शाह से तय हो जाए, हुआ उन्हें इसका फ़ायदा हो या नुकसान, इसीलिए मेरे लब सिल गए हैं। अपनी बात इग्नोर कर भी मुझे मुराद ना मिल सकी, अपनी बात गंवा कर भी मुझे मुराद ना मिल सकी तो भरम भी खो दूंगी। भाभी को तो पहले ही मुझसे बहुत शिकायतें रहती हैं। तस्वीर टेबल पर औंधी रख कर उसने उदास सा मुकामिल कर भी बेबसी से देखा था, उदास मुँह कामिल कर बेबसी से देखा था और फिर खिड़की की बंद कर दी थी। कमरे में यखलत अंधेरा हो गया था और बोझल कदमों से चलती हुई स्विच बोर्ड तक आई और ज़ीरो बल्ब ऑन कर दिया। दादी रात को कई बार उठती थी, उनकी निगाहें भी कमज़ोर थीं, इसीलिए वो बल्ब जलाकर सोती थी। हालांकि उसे रोशनी में नींद नहीं आती थी। तुम सोई नहीं अभी तक? दादी ने करवट बदली थी, उनकी आवाज़ नींद में डूबी हुई थी। पता नहीं दादी, नींद क्यों नहीं आ रही? धीरे से बड़बड़ा कर वो बिस्तर पर चित लेट गई। क्या आप मुझसे शादी कर सकती हैं? सिप्तान शाह की आंखों में झांक रहा था। उसने पट से आंखें खोल दी। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। उसने चेहरे पर दुपट्टा डालकर आंखें सख्ती से बंद कर लीं। फिर वही हुआ था जिसका उसे डर था। सिप्तान शाह ने फ़ोन पर खाला की बात आसिफा भाभी से करवाई थी। वो मरवा के रिश्ते का कह रही थी। भाभी के लिए ये नया शौक था। आप लोगों ने देर कर दी है, हम बात तय कर चुके हैं। हालांकि अभी सऊद के घर वालों को हतमी जवाब नहीं दिया गया था। उनकी बहन के एक्सीडेंट की वजह से बात कुछ देर के लिए टल गई थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सिप्तान। उन्होंने कड़ी नज़रों से सिप्तान शाह को घूरा था। आई एम रियली सॉरी भाभी, मुझे लगता था कि मरवा जैसी घरेलू और सादा लड़की हम लोगों में आसानी से एडजस्ट कर लेगी। वो शर्मिंदगी मिटाने के लिए पाँव के अंगूठे से कारपेट रगड़ने लगा। ये सादा सी लड़की है जिसने आंखों ही आंखों में तुम्हें पटा लिया। वो बहुत मुंतफिर हो रही थी। चंद दिनों जो अच्छाई का रंग चढ़ा रखा था वो लम्हे में उतर गया। प्लीज़ भाभी, मरवा तो शायद जानती भी नहीं है। उसे दुख हुआ कि उसकी वजह से अब एक मासूम लड़की की ज़ात पर तनकीद शुरू हो जाएगी। ए जाओ, इतनी भी भोली नहीं है जितनी बनती है। बाहर मर्दों में काम करती है, 100 तरह के लोग बाहर होते हैं। मुझे तो शुरू से ही वो तो सादिया ये भी करती है। सिप्तान शाह का ये कहना क़यामत ढा गया। लो भला, मेरी बहन का क्या मुकाबला इससे। वो तो तुम्हारे घर का माहौल शुरू से ऐसा रहा है, पुरएतमाद शख्सियत है उसकी। वो तो हमारे घर का माहौल शुरू से ऐसा रहा है, पुरएतमाद शख्सियत है उसकी, दोगली नहीं है वो। और ये तो झेलम के किसी गांव में उठकर आई है, यहाँ आकर उठने बैठने की तमीज़ आई है। एक्चुअली गांव की लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं, जज्बातियत की मारी हुई। ज़रा किसी ने हंसकर बात कर ली, ये हो गई शुरू। मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा ही है भाभी, इसीलिए तो मैंने ये बात की थी एडजस्टमेंट की। तुम्हें रहना तो अब यहीं है, ये ज़रूरी नहीं है भाभी। मैं गांव से भी अपना रिश्ता और ताल्लुक़ बरकरार रखना चाहता हूँ। वही हमारा असल है और इंसान को अपने असल नहीं भूलना चाहिए। मैंने कभी यहीं आकर शहरी ज़िंदगी का चाल चलन सीखा है और ये बात मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी नहीं है। उसने मजबूत लहजे में कहा था। भाभी जज्बस होकर रह गई। मगर मैं इस बात को यहीं ख़त्म करना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई मेरी तरफ उंगली उठाए। मुझे कह के तुम्हारी नाक के नीचे ये खेल होता रहा है और तुम्हें खबर ही ना हुई थी। जो भी है जिम्मेदारी तो मुझ पर है ना। बाकी तो सब जान छुड़ा कर बैठ गए हैं, बस एक मेरे मियाँ ही रह गए थे फ़र्ज़ की अदायगी के लिए। मुझे तो पहले की तरह की बातें सुनना पड़ती हैं कि यतीम नंद को नौकरी करवा रही है। मैं तो कहती हूँ ये इसी का शौक़ है, इसे घर में रहकर सुकून नहीं मिलता। वो जो मुंह में आ रहा था कहे जा रही थी। प्लीज़ भाभी, सिप्तान शाह का ज़ब्त जवाब दे गया था। उनके किरदार पर बात करने से पहले लम्हा भर को सोच लें। वो आप ही के शौहर की बहन हैं, आपके ख़ानदान की इज़्ज़त भी हैं। और मर्द तो पल भर में जान लेता है कि औरत का किरदार क्या है। बाहर जॉब करना और एक मजबूरी हो सकती है, शौक़ नहीं। इंसान अपने खुददारी पर हर्फ गवारा नहीं कर सकता है। मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। उनके एहतराम की वजह से ही नहीं मुखातिब तक नहीं किया गया है। मैंने उन्हें मुखातिब तक नहीं किया। आप महज रकाबत में ऐसा सोच रही हैं। मुझे भी अफसोस है कि मैंने ये बात क्यों कही। मैं जानता था आप और सादिया ये ऐसा कभी नहीं होने देंगी। वो मुश्तकिल होकर खड़ा हो गया था। मरवा अभी अभी ऑफिस से आई थी। उसे समझ नहीं आ सका कि माजरा क्या है। ये मरवा आपके सामने है। आपने कब इनसे इशारों में बातें करते देख लिया मुझे? वो 2 कदम आगे बढ़ा तो फिर उसका हाथ पकड़कर उनके सामने कर दिया था। भाभी, आप शायद जानती नहीं हैं, बोतान तराशी गुनाह कबीरा है।
इस घर में पहली बार सिप्तान शाह की गंभीर आवाज़ गूंजी थी। उसके इश्तियाल ने आसिफा भाभी को चुप रहने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि उनकी अपनी किसी बात में सदाकत नहीं थी। मैं किसी पर बोतान नहीं लगा रही, उनकी आवाज़ पुश्त हो गई थी। आपका बहुत एहतराम करता था मैं, मगर मरवा एक साइड पर धकेल कर वो लंबे लंबे डग भरते हुए बाहर निकल गया था। मरवा ने आसिफा भाभी को देखा, जो कदरे नादम सी थी, और फिर भागकर अपने कमरे में चली आई। दादी नमाज पढ़कर फारिग हुई थी और अब बाहर आने की कोशिश कर रही थी ताकि जान सके सिप्तान शाह गुस्से में क्यों है। क्या हुआ बच्चे? उन्होंने मरवा का सरासमिया चेहरा देखा था। पूरी बात का तो उसे भी इल्म नहीं था। मारूफ भी इस वक्त को कोचिंग गई हुई थी, वरना वो उससे पूछ लेती। लेकिन जो भी हुआ था ठीक नहीं हुआ था। वो कई दिनों की टेंशन थी या थकान, वो ज़हनी तौर पर तो थकी हुई पहले ही थी। उस रात बुखार पूरी शिद्दत से उस पर हमलावर हुआ। तकरीबन हफ्ते भर वो बिस्तर पर पड़ी रही थी। मारूफ का अंदाज़ा था कि मरवा किसी बात पर बहुत मुस्तरब है, बेचैन और परेशान है, मगर वो अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी। आसिफा भाभी से पूछा तो वो टाल गई। मारूफ ने ही उसकी तीमारदारी की थी। फिर मारूफ ने ही उसे बताया था कि सादिया के लिए किसी बिलियनियर के बेटे का रिश्ता आया है। बहुत अमीर कबीर फैमिली थी, कई फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रीज़ चल रही थी उनकी। मारूफ और उसकी सुलह अभी तक नहीं हुई थी। क्या सादिया तैयार है? 5 दिन बाद आज ऑफिस गई थी। वापसी पर माहरूख ने एक नई खबर सुनाई थी कि सादिया खाला के अगले इतवार को मंगनी है। और क्या तो नहीं, वो तो उड़ी उड़ी फिर रही हैं, इतने अमीर ख़ानदान की बहू बनने जो जा रही हैं। आज तो मुझसे भी फ़ोन पर खूब गपशप लगाई। तो फिर सिप्तान शाह और मेरे दरमियान कौन आ गया? वॉश बेसिन पर मुँह धोते हुए उसने आईने से सवाल किया था। एजाज़ दुरानी नाम है उनका। सादिया खाला से उनकी ऑफिस में मुलाकात हुई थी और फिर जल्द ही उन्होंने सादिया खाला से मोहब्बत भी हो गई है। पुप्पो, ये मोहब्बत यूं ही हो जाती है क्या? मज़े से बबलगम चबाते हुए उसने सादगी से पूछा था। वो आईने में उसका सनोला चेहरा देख रही थी, जिस पर बला की मासूमियत छाई हुई थी। हाँ, यूं ही हो जाती है बस। स्टैंड से टॉवल खींचकर वो किचन में चली आई। मारूफ उसके पीछे पीछे ही थी। तो आपको क्यों नहीं हो सकी किसी से? फिजूल सवाल मत करो। एक पल के लिए उसका हाथ फ्रिज के दरवाजे पर ठहरा था, फिर उसने सर झटक कर दरवाज़ा खोला और दूध निकालने लगी थी। ओफो पुप्पो, एक तो आपको मेरा हर सवाल ही फिजूल लगता है। पहले अच्छी भली आपकी मंगनी होने जा रही थी, आपकी नंद साहिबा ऐन वक्त पर एक्सीडेंट करवाकर बैठ गई। वो मेरी नंद नहीं है। उसने चिढ़कर बर्नर जलाया था। होने वाली तो थी ना। तो ये है पुप्पो, लोगों का एतकाद कितना ज़ईफ़ होता जा रहा है कि ये सब इस्लाम से दूरी का सबब है ना। उनका एक्सीडेंट आपने करवाया था क्या? हद हो गई है जाहिलपन की। सऊद भाई की भाभी कह रही थी कि अभी सिर्फ बात ही चलाई थी, हमारी फैमिली में हादसा पेश आ गया, आगे तो जाने। अच्छा बंद करो इस टॉपिक को, मैं बोर हो चुकी हूँ अब। वैसे पुप्पो, एक बात तो सच सच बताएं। उसने कप स्टैंड से उठाकर उसके सामने किया था। आप नहीं चाहती थी ना कि यहाँ आपकी बात तय हो, इसीलिए खुद ब खुद ख़त्म हो गई है ना? हाँ, मैं नहीं चाहती थी। वो तो अंदर से ही खुश थी कि वक्ती तौर पर तो खुलासी हो गई है। दिल को संभलने को भी कुछ वक्त चाहिए था, और उसकी वजह सिप्तान चाचू है ना। माहरूख, उसके हाथ से चाय छलक गई थी। पुप्पो, मैं जानती हूँ, सब इतनी भी बच्ची नहीं हूँ अब। उसके शानों पर दोनों हाथ रख कर उसके सामने आई थी। आपके कद के बराबर तो हो गई हूँ, आप अभी भी मुझसे बच्ची समझती हैं, कमाल है। मारूफ, प्लीज़ इस बात को यहीं ख़त्म कर दो। उसका लहजा मिलतजी हो गया था। मैं मामा से बात करूँगी पुप्पो, उसने मरवा को जैसे तसल्ली दी थी। नहीं, मैं कुछ गलत नहीं सुन सकती अपनी ज़ात के मुतालिक। प्लीज़ मारूफ, आपका नाम नहीं लूँगी मैं, प्रॉमिस। फिर भी भाभी, नहीं मारूफ, भाभी ने उन्हें बहुत बुरा भला किया था, इसीलिए तो वो अब इतना कम आते हैं, बस दादी से मिलकर चले जाते हैं। दादी को उनका कितना इंतज़ार रहता है, मैं उनका इंतज़ार ख़त्म नहीं कर सकती। हफ्ता भर वो उन्हीं की मुंतज़र रहती हैं कि उनका बेटा आएगा। सिप्तान शाह उनके बेटों से बढ़कर है दादी के लिए। अगर भाभी ने उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया तो? फूफा, ऐसा कुछ नहीं होगा, सबको उनके हिस्से की खुशियाँ मिल रही हैं, एक आपको क्यों नहीं? आप जानबूझकर खुशियों के दरवाजे क्यों खुद पर बंद कर देती हैं? मारूफ ने उसके शाने से ज़रा से दबाकर तसल्ली से सर हिलाया और बाहर निकल गई थी। अक्टूबर का वस्त था। मौसम की तब्दीली ने तबीयत पर भी असर डाला था। वो गुज़श्ता दिनों की निस्बत आजकल मुतमईन थी। जिस दिन मारूफ ने उसे अपने साथ का यकीन दिलाया था, उस दिन से सादिया भी चली आई थी। ओ आपी, आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम सो मच हैप्पी।
उसने आते ही आसिफा भाभी को दोनों हाथों से पकड़कर घुमा डाला था। एहे, पागल हो गई हो? वो गिरते गिरते बची थी। मारूक और मरवा दोनों कैरम खेल रही थीं। ऐसे देखकर मरवा ने गोए समेट दी। माहरूक ने भी खेल अधूरा छोड़ दिया था क्योंकि वो हार रही थी। हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ। किसी चीज़ की कमी है एजाज दुरानी में। सो हैंडसम, सो डैशिंग, वेल सेटल्ड, वेल ऑफ, और सबसे बढ़कर उसने खुद पसंद किया है मुझे। वो सोफे पर पर्स फेंक कर ढेर हो गई थी। क्या सिप्तान चाचू से भी ज़्यादा हैंडसम है? मारूक ने यूं ही पूछा था। तुम्हारे सिप्तान चाचू तो उसके सामने पासिंग भी नहीं है। खाली शक्ल ही अच्छी है, ना बैंक बैलेंस, ना हाई स्टेटस, ना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड। हैरत है, वरना मैं तो समझती थी कि आप सिप्तान चाचू में इंटरेस्टेड है। ओह नो यार, मैं कभी भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं रही। मेरा स्टैंडर्ड सब जानते हैं। सिप्तान को भी पता है कि हम जस्ट फ्रेंड हैं और कुछ नहीं। मरवा उसके तंजिया नज़रों पर खाइफ होकर दादी के पास चली गई थी। तो खाला, अब तो आप बहुत खुश हैं ना? अपने लक पर है ना? हाँ, क्यों नहीं। सादिया सलीम तो हमेशा से ही लकी रही है। क्यों आपी? माशाअल्लाह कहते हैं बेवकूफ़। आसिफा ने मुस्कुराई थी। तो मामा, फिर सिप्तान चाचू की शादी मरवा फूफो से क्यों नहीं हो सकती? क्या मतलब? आसिफा भाभी के मुस्कुराते लब भेज गए थे। मैंने कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं कही मामा कि आपको समझने में दुश्वारी हो रही है। सिप्तान और मरवा? हा हा हा, सादिया ने एकदम कहा लगाया था। वैसे आइडिया बुरा नहीं है भांजी, दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं। सादिया को बेहतर से मुकाबले में बेहतरीन मैसर आ गया था, तो वो अब फराक दिली से कह रही थी। आसिफा ने गौर से उसकी शक्ल देखी थी। तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है? ओहो, मुझे क्यों एतराज़ होने लगा? मेरी तरफ से कुछ भी हो, मुझे तो अपना गौरे मकसूद मिल गया ना। वो आसूदा और मुतमईन थी। तो फिर हमें क्या एतराज़? मरवा की कहीं ना कहीं तो शादी करनी है ना, सिप्तान से ही सही। रोब भी रहेगा हमारा उस पर। नेकी कमाने में भी मजल का काम लिया था उन्होंने। ओ रियली, माई ग्रेट मामा। मारूख ने उनके गले में बाहें डालकर उनका रुखसार को चूमा था। तुम क्यों इतनी खुश हो रही हो? सादिया ने अचंभे से उसे देखा था। बात ही इतनी खुशी की है। वो चलती हुई मरवा के पास भागी थी। इतवार को सादिया की मंगनी का ग्रैंड फंक्शन था। दोनों ख़ानदानों में ही दौलत की रेल फेल थी। सादिया के घर में ये आखिरी शादी थी तो एजाज दुरानी के यहाँ पहली, लिहाजा सबको कोशिश थी कि कोई कसर ना रह जाए। आसिफा भाभी ने भी खूब शॉपिंग की थी। वो अपनी बहन भाइयों के मुकाबले में कम खुशहाल थी, मगर ऐसा जाहिर नहीं होने देती थी। मरवा को इस बार मारूख खींच कर ले गई थी शॉपिंग के लिए। वो अपनी पसंद का सूट दिलवाए थे। आसिफा भाभी ने सिप्तान शाह को फ़ोन करके अंदिया दे दिया था कि मरवा के साथ साथ दादी के भी दिली मुराद बर आई थी। मेरा सोहना रब किसी को मायूस नहीं होने देता है। जहाँ से बंदा मायूस होने लगता है वहीं उसकी रहमत खुशी जोश मारती है। मैंने कितनी दुआएं मांगी हैं अपनी बच्ची की इस अच्छे नसीब के लिए। सिप्तान से बढ़कर भला कौन होगा? बूढ़ी आंखों उसे अश्क पोंछते हुए वो लरसते हुए लहजे में कह रही थी। मुझे तो अल्लाह ने एक ही औलाद दी थी, वो भी भरी जवानी में वापस ले ली। मैंने शिकवा नहीं किया इससे, उसकी अमानत थी। जब उसका दिल चाहा उसने वापस ले ली। मेरा क्या दोष था उसमें? फिर अल्लाह ने माशाअल्लाह 8 औलादों से नवाजा था उसे। सब ही मेरी आंखों का नूर दिल की ठंडक। वो पंछी बनकर अपने अपने ठिकानों की तरफ उड़ गए हैं, मगर अल्लाह ने मुझे बेसहारा नहीं किया था। सिप्तान मेरी बहू की बहन का बेटा है, बड़ी दूर की रिश्तेदारी, मगर बेटों से बढ़कर ख्याल रखता है। मेरी दवाओं का, ग़िज़ा का खुद ही बीपी चेक कर लेता है। किसी नसीबों वाली है उसकी माँ, खुदा उसकी आंखों के ठंडक सलामत रखे। उनका लहजा गुलोगीर हो गया था। अश्क तो उसकी आंखों से भी रवां थे जब ही माहरूख ने इत्तला दी थी कि सिप्तान चाचू वगैरह आ गए हैं। ये वगैरह कौन थे? ये उसे बाहर आकर पता चला था जब बिस्मा बाजी और अफरा ने उसे देखते ही अपने साथ लपेट लिया था। बचपन में कभी उनसे मुलाकात हुई होगी, अब तो बरसों गुजर गए थे। वो मिठाइयों के टोकरे साथ लेकर आई थी। हम तो आज ही शगुन पूरा करके जाएंगे। अंगूठी भी साथ ही ले आई थी। भाई इतनी दूर रोज़ रोज़ थोड़ी आया जाता है। हमने तो भाभी से तारीख भी आज ही तय करने जानी है। बिस्मा बाजी सिप्तान शाह के सामने ही कही जा रही थी। उसे बेतरह शर्म आ रही थी। आसिफा भाभी भी मेहमानों की आमद का सुनकर वहीं चली आई थी। अब खासी खुश इखलाकी से अहवाल पूछ रही थी। वो हाथ चढ़ाकर किचन में चली आई। इस वक्त यही पनाहगाह नजर आई थी। ओहो, पप्पो को कितनी जल्दी है अपने ससुराल वालों को तवाज़ो करने की। मारूख छेड़ने के बाज ना आई थी। बदतमीज़, मत करो, जाओ बाहर जाकर बैठो। जा रही हूँ। वो हंसते हुए बाहर निकल गई थी। फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक मौजूद रहती थी। वो निकालकर गिलास में क्यूब्स डालने लगी थी।
मैं आपके हाथ की चाय पीना चाहूँगा पहले। वो कोल्ड ड्रिंक तो रहने दे ही दें, ये कोल्ड ड्रिंक तो रहने ही दें। सिप्तैन शाह वही चलाया था। मरवा के हाथ पाँव में सनसनाहट शुरू हो गई थी। दिल ही दिल में किसी को चाहना, उसको सराहना, उसको सर अपना, उससे बातें करना उस अलग बात है, और महबूब मुकाबिल हो तो दिल आज़ा में धड़कने लगता है। पहले सोचता था आप चाय बहुत अच्छी बनाती हैं, अब मालूम हुआ है आशिक भी बना लेती हैं, वो भी मेरे जैसे डल और बोरिंग बंदे को। हैरत है यार। आप वहाँ लाउंज में बैठे, मैं चाय ही बना देती हूँ। नहीं जनाब, आप जो भी खातिर तवज्जो करें मंजूर है हमें। ये तो बेज़रर सा बहाना था आपसे तन्हाई में शर्फ़ मुलाकात का। वैसे हमारी दूसरी मुलाकात है नहीं किचन में? जी। उसने जल्दी से सर हिलाया था। वेरी गुड, लगता है खासी फर्माबरदार और ताबेदार किस्म की ज़ौजा साबित होंगे आप। हर बात पर जी जी यही करेंगी। सच कहते हैं लोग, खुदा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर ही देता है। वो खासा मूड में था, इसीलिए समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे क्या ना कहे। बाय द वे, आपको ये खाकसर दिल कबूल है ना मोहतरमा? कौन खाकसार? बेसाख्ता लबों से फिसला, फिर खुद ही झेप गई थी। सिप्तैन को हंसने का भी बहाना मिल गया था। मारूफ कह रही थी, चाचू कहीं आप ही ने तो मसूद भाई की सिस्टर को बदुआ नहीं दे दी थी कि बेचारी अभी तक बिस्तर पर है? मैंने कहा भाई, हम तो जब भी देते हैं दुआ देते हैं, चाहे किसी के लब की सदा हो या नहीं। मरवा को हैरत हो रही थी कि सिप्तैन शाह इतना बोलता है। वैसे मरवा, एक बात कहना चाहूँगा, अगर दिल में कोई ख्वाहिश जाग उठे तो उसके लिए थोड़ी सी कोशिश तो करनी चाहिए। हालात तो कभी साजगार नहीं होते हैं, उन्हें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना पड़ता है। वो यखलत संजीदा हुआ था। मरवा का सर मज़ीद झुक गया। खुद ही ये सोचकर बैठ जाना कि नहीं, ये नामुमकिन है। इंसान को ये चीज़ कभी कामयाब नहीं होने देती है। कोशिश हुसूल के लिए है तो की जाती है। आपकी बात दुरुस्त है, मगर ये सब वहाँ होता है जहाँ रिश्तों का मान मैसर हो। फिर भी अपने हक़ के लिए तो थोड़ा सा लड़ना चाहिए था ना आपको। मैं बहुत बुज़दिल हूँ। कम मायगी के एहसास ने मुझे कम हिम्मत बना दिया है। ओके ओके, टेक इट ईज़ी। मैं यहाँ जज्बाती सीन देखने के लिए नहीं आया। वो बौखला कर बात बदल गया था। मरवा को बेसाख्ता हंसी आ गई। थैंक गॉड, आप मुस्कुराईं तो। गहरा सांस लेकर उसने कलमा शुक्र पढ़ा था। ओके, आप करें अपना काम। मेरी सिस्टर्स कहीं ये ना सोचने कि आप पड़ोस में चली गई हैं खातिर मदारत का एहतमाम करने। वो ट्रॉली में तमाम सामान सेट कर चुकी थी, इसीलिए उसने रास्ता छोड़ दिया। मरवा अभी भी मुस्कुरा रही थी। वो एक लम्हे के लिए उसे देखता रहा, फिर ये कहकर बाहर निकल गया, हंसती रहा करें, अच्छी लगती हैं। और मरवा खुलकर मुस्कुरा दी थी। बहुत दिनों के बाद मंजर बहुत खूबसूरत महसूस हो रहा था। उसके रगो पा में सरूर और आसूदगी सरात कर रही थी। सिप्तैन शाह कभी कभी मांगे बिना भी औकात से बढ़कर मिल जाता है। परवरदिगार की रहमतों की हद है कोई। बाहर सब हंस बोल रहे थे, कहके लगा रहे थे। उसने तशक्कुर की आंखें मूंद ली थीं। उसके हवाले से भी इस घर में एक खूबसूरत शाम मुनकिद हो रही थी। बस चंद कदम का फासला है तो रह गया था मंजिल और कदमों के दरमियान। ख़त्म शुद। उम्मीद है आपको ये नावल पसंद आया होगा। ये शॉर्ट स्टोरी थी, शॉर्ट स्टोरी बेस्ड नावल था, और स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं इसके बाद एक लॉन्ग नावल स्टार्ट करूँगी। उम्मीद है आप सभी को बहुत बहुत पसंद आएगा। उसमें मतलब 3 हीरोज़ हैं और एक ही हीरोइन है, और स्टोरी इतनी ज़बरदस्त है कि आप सभी को अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को वो स्टोरी सुनी है तो मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा। उसके काफ़ी सारे पार्ट्स होंगे और उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। चलिए मिलते हैं अब उसी वाले नावल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।